हमारे साथ आज मौजूद हैं पर्यावरणविद जाने माने पीपल बाबा। नानी ने हमको कहा कि तुम पीपल ज़्यादा लगाओ, नीम ज़्यादा लगाओ, शीशम ज़्यादा लगाओ, तो लोगों ने उसी तरह से हमें आइडेंटिफाई करना शुरू किया। हमें भी बचपन में याद है, वो भूतिया वाली लाइन याद है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, भूत आता है। तो नानी ने भी यही समझाया, कहते बेटा अगर कभी जीवन में वृक्ष ही लगाना हो तो वो लगाओ जो कोई नहीं लगाता। 26 जनवरी 1977 में सबसे पहला मैंने अपना पीपल का पौधा लगाया था। इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन केयर का तरीका कौन सा होता है जो हम इंडोर रखते हैं, स्पेशली एसी वाले कंडीशन एरिया में? इंसान की फितरत है कंट्रोल करने का, चाहे वो बोनसाई बनाएगा, पौधे को भी गमले में डाल के अंदर ले आएगा। मैं अपने घर में कभी कोई इंडोर प्लांट नहीं रखता। आपके पास सिर्फ इतना ही है तो उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ इसी मिट्टी में सीमित है। अगर 6 महीने भी आप इसको खुली मिट्टी में लगा दें तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं आप उनके देखेगा, उनके गार्डन भी, और जहाँ खुश लोग रहते हैं, बेचारा खुश लग रहा है ना। चमक है, देखिए चेहरे पे चमक है। हम ना जबरदस्ती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीज़ें पढ़ लेते हैं। आरओ का डालें या फिल्टर डालें या पानी उबाल के डालें। एस्ट्रोलॉजी क्या है? कोई विद्या है, कोई साइंस है, या फिर अंधविश्वास है? इससे इन रेखाओं से कुछ पता चलता? आपने पढ़ाई की है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये भी एक तरीके का ड्रग है ना। आपने एक बार चख लिया, उस दिन तो मस्ती आ गई, उस दिन तो हो गया, अरे उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, काले कुत्ते को ये खिला दो, कबूतर को दाना दे दो, इसको दे दो, देखो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओशो कौन है? ओशो क्या है? ओशो एक गुरु हैं, संत हैं? कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछते हैं कि अरे अच्छा आप स्वामी प्रेम परिवर्तन, अच्छा आप ओशो से कनेक्टेड हैं। ओ तो वहाँ पर सेक्स में वहाँ क्या होता था, नंगे नाच होते थे आश्रम में। और एक उनका बड़ा फेमस वाक्य हुआ करता था, भोगी ही योगी हो सकता है। जब तुमने पैसे को भोगा ही नहीं तो तुम पैसे को छोड़ने की कैसे बात कर सकते हो? तुमने सेक्स को भी भोगा ही नहीं तो तुम कहाँ से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो? ओशो के आश्रम के अंदर क्या होता था? कौन लोग आते थे? विनोद खन्ना जी थे, प्रवीण भाभी, महेश भट्ट जी थे, देवानंद की फैमिली से लोग थे। सेक्स पे ओशो बहुत बात करते थे, तो लोग कहते थे कि उनके आश्रम में ऐसा होता था, वैसा होता था। थैंक गॉड कि वो बात करते थे, तो उनको समझाते थे कि नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कहते एग्जैक्टली दैट इज़ द होल पॉइंट। सुबह न्यूज़पेपर के वो हेडलाइन पढ़ते, अरे वाह देखो इन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओशो सेक्स गुरु हैं, ये ऐसे हैं, ये गंदे हैं, ये हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब देखना और लोग आएंगे। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉपर बैठकी प्रोग्राम हमारा। आज के एपिसोड में हम जिस गेस्ट को बुलाए हैं उनकी डिटेल देने से पहले हम थोड़ा सा भी करंट में जो माहौल चल रहा है दिल्ली नोएडा में उसके बारे में बात कर लेते हैं। नवंबर का महीना शुरू हुआ है, दिवाली बीती है और वो टिपिकल सी प्रॉब्लम चल रही है अभी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, पोल्यूशन से जुड़ी खबरें दौड़ रही हैं, पराली जल रही है, शुद्ध हवा नहीं है हमारे पास लेने के लिए, ऑक्सीजन की कमी सी महसूस हो रही है। ये सारी चीज़ें जैसे एक रेगुलर बातें हो गई हैं, यूज़ टू हो चुके हैं धीरे धीरे हम, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी ख़तरनाक हैं जिसको हम यूज़ टू बनाते जा रहे हैं, अपने रूटीन में शामिल करते जा रहे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी शायद हमें से बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पर्यावरणविद जाने माने पीपल बाबा। इन्होंने अपनी संस्था के साथ मिलकर देश के 23 राज्यों में 226 जिलों में 48 सालों से 2.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, इस आस में, इस उम्मीद में कि हमारा जो माहौल है, हमारा जो वातावरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो सके। वो जो एक इकोसिस्टम में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, रिसोर्सेज का जिस तरीके से हनन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस बैलेंस को दोबारा मेंटेन किया जा सके और हम लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं उसको लेके ये जागरूक भी करते रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपका नाम मैंने पीपल बाबा बताकर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आपके 3 और नाम हैं। एक है मुन्ना भैया, एक है स्वामी प्रेम परिवर्तन, आज़ाद जैन, और चौथा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पीपल बाबा।
ये 4 नाम हैंडल कर रहे हैं आप, कौन सा नाम बुलाते हैं? हर नाम बुलाने पर आपका दिमाग उतने चौकन्ना रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था, जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे वो आज़ाद जैन था, है ना। फिर उसके बाद जैसे हम बड़े हुए, फिर आश्रम में जैसे संन्यास लिया, तो उस वक्त स्वामी प्रेम परिवर्तन हुए। लेकिन जो काम हमारा है ना, जिस तरह से हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि हमने जब शुरुआत की तो पीपल और नीम के पौधों के साथ की, तो नानी ने हमको कहा कि तुम पीपल ज़्यादा लगाओ, नीम ज़्यादा लगाओ, शीशम ज़्यादा लगाओ। तो लोगों ने उसी तरह से हमें आइडेंटिफाई करना शुरू किया, क्योंकि पीपल हमारे 1,27,00,000 इस समय खड़े हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जहाँ भी जाते थे तो पीपल के नाम से हम ज़्यादा मशहूर हुए, क्योंकि कोई पीपल लगाता नहीं है। हर पेड़ लगाया जाता है, लेकिन कोई भी, अब थोड़ा सा हमारी जैसे टीम बढ़ी, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, उन्होंने पीपल लगाना शुरू किया। लेकिन पहले ज़माने में अगर आज आप देखें, आज से 40-45 साल पहले आप हिस्ट्री भी उठा के देखें, किसी भी बुज़ुर्ग से पूछिए कि कोई पीपल लगाता था वहाँ, कहते नहीं नहीं नहीं, पीपल तो भूतिया पेड़ होता है, इसको छूना नहीं चाहिए, है ना। पीपल के इर्द गिर्द काफ़ी मिथ्या हैं। सो नोबडी यूज्ड टू प्लांट द पीपल ट्री। तो जब हमने पीपल लगाना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर रिएक्शन आया। तो उन्होंने, बाबा तो जैसे घरों में, मोहल्लों में, गांव में, शहरों में बोलते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, हाँ जी बाबा है, मुन्ना है, जैसे है, और पीपल साथ में जुड़ गया। तो जस्ट टू एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो है लड़का ये पीपल लगाता है, तो लोगों ने, आम आदमी ने, और जो लोग थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी जाते थे, सड़कों पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, सीपीडब्ल्यूडी वाले, सब लोग मेरे को पीपल बाबा बोलना शुरू किया। हाँ, ये ज़रूर है कि लेट इन दी 80s, 84-85 के आसपास मैं राजस्थान में मैंने काफ़ी काम किया है, तो वहाँ पर गांव वालों ने इस नाम को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। तो जोधपुर ज़िले में एक गांव था, तो वहाँ पर उन्होंने जब इंट्रोडक्शंस ही दी तो वो पीपल बाबा के नाम से ही दी। तो फिर वहाँ से फिर वो जैसे होता है कि जो न्यूज़पेपर चलन में आ गया। तो धीरे धीरे हुआ। ये कोई कभी भी ये कोई एडॉप्टेड नेम या उस तरह से नहीं था, ये कोई कॉन्शियस स्टेप नहीं था कि 4 नाम बिल्कुल रखने, बस बनते चला गया। लेकिन मेरा जो लीगल नाम है, क्योंकि आई वेंट इनटू योगा, आई वेंट इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह, सो मैं अपना जो जैन मेरा जो सरनेम है मैं उसको ड्रॉप करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो नाम है या मेरी कास्ट है ये सर्वप्रिय रहे। आई थिंक आई वांटेड टू हैव अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग। सो हमारे जो आचार्य जी थे उन्होंने जो हमें नाम दिया स्वामी प्रेम परिवर्तन, वही मेरा पासपोर्ट, मेरा लाइसेंस, मेरा एवरीथिंग, ऑल माई लीगल डॉक्यूमेंट्स आर अंडर इट। सो मेरा एक ही नाम है, लीगल नाम मेरा एक ही है, स्वामी प्रेम परिवर्तन। लोगों ने प्यार से मुझे पीपल बाबा कहना शुरू किया, बस इतना सा। इंटरेस्टिंग। पीपल, जैसे आप बता रहे थे कि लोग, हमें भी बचपन में याद है वो भूतिया वाली लाइन याद है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, भूत आता है उसके आसपास से गुजरते वक्त, रात के वक्त में। लेकिन ये भी लाइन थी जब स्कूलों में गए तो सिखाया गया कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको पीपल के पेड़ से ही मिलता है। आपका उसके पीछे इंटेंट क्या था? क्यों पीपल के टूवर्ड्स ही वो इंटेंशन, अट्रैक्शन ड्रॉ हुआ? क्या दादा दादी के कहने की वजह से? हाँ जी, तो कुछ इस तरह से हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने एक चीज़ समझाई। उस वक्त क्या हुआ कि ये विकास की गाड़ी आनी शुरू हो गई थी, है ना, तो चौड़ीकरण शुरू हो गया, आपका वाइडनिंग शुरू हो गई थी रोड्स की। तो जो सबसे पुराने आपके नीम के, पिलखन के, बड़ के, पीपल के पेड़ थे वो सबसे पहले काटे गए। अब कोई 400 साल पुराना पीपल है उसको काटा गया, 250 साल पुराना पीपल है वो कटा। तो हम जब स्कूल से आते जाते देखते थे साइकिलों पे घूमते हुए तो बड़ा दुख होता था। सो कई घोंसले सड़कों पे गिरे हुए नज़र आते थे, पक्षियों के घर निकल जाते थे। तो नानी ने भी यही समझाया, कहते बेटा अगर कभी जीवन में वृक्ष ही लगाना हो तो वो लगाओ जो कोई नहीं लगाता। बहुत सिंपल सी बात थी, वो लगाओ जो कोई नहीं लगाता, है ना। बाकी तो सरकारें लगा ही रही हैं, है ना। तो हमने फिर पीपल को इस तरह से चुना। और उसका एक और कारण था, पीपल का पौध जो है वो आपको उस समय नर्सरी में नहीं मिलती थी।
अब तो फिर भी थोड़ी इधर उधर मिलनी शुरू हो गई है। पीपल की पौध नर्सरी में नहीं मिलती थी, तो हम लोगों ने दीवारों में से निकालना शुरू किया, सड़कों में से निकालना शुरू किया, नालियों में से जो छोटी छोटी पौध होती है पीपल की, वो निकाल के उसको पन्नी में डाल के, खाद मिट्टी में डाल के, नानी ने हमको सिखाया नर्सरी कैसे बनाते। तो वो जब हमने उस तरह की नर्सरीज वगैरह बनानी शुरू करी, सो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ सैपलिंग्स रही हमारे पास। तो उसको जो है हम लगाते थे सड़कों पे, और सबसे पहले हमने रैंडम जो प्लांटेशन शुरू की वो सड़कों पे की, हाईवेज पे की, स्टेट हाईवेज पे की, जो ओपन कम्युनिटी स्पेसेस थे। तो इसमें जो सरकारी तंत्र थे, अथॉरिटीज़ थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो बहुत खुश था, क्योंकि हम तो उन्हीं का काम कर रहे थे। वो पेड़ कोई लगाता नहीं था, कोई छूने को तैयार नहीं था। ये काम आप किस उम्र में कर रहे थे? ये तब का? ये 11 साल की उम्र में। ये काम आप 11 साल की उम्र में? जी, जनवरी 1977 में, द डेट ऑल्सो आई रिमेंबर, 26 जनवरी 1977 में सबसे पहला मैंने अपना पीपल का पौधा लगाया था, है ना। उसे मैंने 9 पौधे लगाए थे, 2 नीम के थे, 2 जामुन के थे, 2 बड़ के थे, पीपल के थे। तो पीपल, सो वहाँ से आई डोंट नो, ये चीज़ें कॉन्शियसली नहीं होती, ये आपको जानबूझ के नहीं करते, बस होता चला गया। प्रकृति ने, परमात्मा ने जो चाहा, जैसा चाहा, और पीपल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, और आपका हाथ साफ होता जाता है। यू नो एग्जैक्टली कितना उसके टैप रूट को पुल आउट करना है, किस तरह से उसकी नर्सरी बनानी है, कितना उसको पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कौन से मौसम में लगाना है, कितने गहरे खड्डे में लगाना है, कौन सी सॉइल टाइप में है, कितने उसके आसपास पत्थर रखने हैं, किस तरह की इरिगेशन करनी है। तो वो आपकी एक एक्सपर्टीज़ आनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ हो। कितना वक्त लगा आपको ये हाथ साफ करने में? मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल। जब मैं 12 साल का था, मैं लेक्चर्स दे रहा था स्कूल्स में। हाँ, तो ये फाइकस स्पीसीज़ है। सो फाइकस स्पीसीज़ में आपके 4 मुख्य पेड़ हैं हमारे भारतवर्ष में। एक है हमारा पीपल, फिर है बड़, फिर है पिलखन, और है गूलर। ये 4 मुख्य पेड़ हैं हमारे, एंड दे आर कॉल्ड द कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ बॉटनी में, फॉरेस्ट में हम इसलिए बोलते हैं, इनके होने से बाकी प्रजातियाँ आती हैं, इनके होने से आपके 100-150 प्रकार के पक्षी वहाँ पर आते हैं, इनके होने से स्मॉल मैमल्स, स्क्विरल्स, रेप्टाइल्स, जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। सो ये बहुत क्रिटिकल स्पीसीज़ है। अब होता क्या है कि लोग इसको इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये मरगट का पेड़ है, ये तो भूतिया पेड़ है, इस पर तो चुड़ैल रहती है, इसमें ये रहती है। ठीक है, वो मिथ्या अपनी जगह है। सो उसको भी अब लोग कहते हैं कि आप कैसे, फिर बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसको कैसे काउंटर करते हैं। हम ज़्यादा काउंटर नहीं करते, क्योंकि वो स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। तो हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के कुछ कहानियाँ उनके आसपास गढ़ी थी, बिकॉज दे न्यू दैट पीपल, बैंयन, गूलर, पिलखन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं। अब इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप प्रोटेक्ट करेंगे कोई ना कोई, उससे आप धार्मिक बात, स्पिरिचुअल बात, कोई भी मन में डर बैठाने के लिए कि बुरी नज़र से ना देखें, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। वो एक कि भाई उसको आप रात में उसके नीचे ना सोएं। रात में इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि उसके ऊपर नेस्टिंग बहुत होती है, रोस्टिंग बहुत होती है, ठीक है, मतलब पक्षी बहुत रहते हैं। अब पक्षी जो है, फिर वो नेचुरली, वो जब उसका पू जो है, उसका जो एक्सक्रीटा है, वो जब गिरेगा, तो आप अगर चादर डाल के भी सोए हैं, चारपाई लगा के सोए हैं, तखत लगा के सोए हैं, चटाई बिछा के सोए हैं, तो आप पूरा सफ़ेद हो जाएंगे सुबह तक। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, उसके नीचे मत सो, वो हेल्दी नहीं है। तो बेसिकली उनका वो कारण था। तो सीधी बात ना कह के जरा थोड़ा सा इधर से उन्होंने कान पकड़ लिया, बस ये है। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की अगर आप साइंस पढ़ते हैं पीपल के वृक्ष के पीछे की, सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। और ये इतना महत्वपूर्ण हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय इतिहास, हमारे भारतीय धर्म, आप चाहे बुद्ध हों, महावीर हों, नानक हों, कबीर हों, कृष्ण जी ने भी जब देह छोड़ी, जब उनके एड़ी पे लगी थी, वो भी पीपल के नीचे हुई थी। गीता में भी लिखा गया है, हमारे भगवत गीता में भी लिखा गया अध्याय में कि
मैं जब कृष्ण बोलते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि मैं पीपल में पेड़ों में मैं पीपल हूँ, तो ये एक महाराज वृक्ष है, ये एक प्रधान वृक्ष है। फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। क्या मुझे इस चीज़ का इल्म था, क्या मेरे को इस चीज़ की समझ थी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो खेल खेल में लगा रहे थे। अच्छा, हमें ये होता था लगाएंगे तो बड़ा पेड़ लगाएंगे, और सबसे बड़ा पेड़ जब हम देखते थे सड़कों पे तो नीम भी बहुत बड़ा था, जामुन भी बहुत बड़ा था, लेकिन सबसे विशाल पेड़ जो था वो पीपल था। फिर बड़े बुजुर्गों ने वहाँ समझाया, गाँव में भी समझाया। जब हम सड़कों पे काम करते थे, गांव में पंचायतों में जा के ज़मीनें खाली पड़ी होती थी जब करते थे, तो लोगों ने कहा कि इसकी जो आयु है वो आपकी 900 वर्ष से लेके 2500 साल होती है। जो बैनियन ट्री होती है वो भी एक वॉकिंग ट्री है, उसके रूट्स होते हैं, स्टिल्ट रूट्स होते हैं, वो जाके एक इंडिपेंडेंट पेड़ बन जाता है, फिर उसकी जो ब्रांचेस है, लेकिन 200 से लेके 250 साल तक उसकी ब्रांच होती है। लेकिन जो पीपल होता है वो सिंगल ब्रांच जो होती है वो 900 से लेके 2500 साल तक जीवित रहती है। सो इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑन द प्लैनेट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रीज एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ट्रीज। सो हमने कहा कि सबसे बेस्ट के साथ काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक चलता रहे। जी। और जब आपने स्कूल टाइम में, अभी मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो इसमें लिखा है कि आपने पहले एक इको क्लब बनाया स्कूल में। जी। उसके थ्रू आप लोगों में अवेयरनेस फैलाई, Giving मिल करके, गिविंग ट्रीज करके। वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या आपने अकेले शुरू किया? नहीं। लोग मिले? वो भी मैंने नहीं किया, वो भी हमारी टीचर ने बनाया था। गिविंग ट्रीज करके एक इको क्लब बना था। मैं स्पाइसर स्कूल में पढ़ता था, एक औंध एरिया है पुणे का, सो लिटिल स्पाइसर स्कूल का नाम था। तो उसमें पढ़ते थे, तो उसमें मिस विलियम्स हमारी जो टीचर थे उन्होंने बनाया था गिविंग ट्रीज करके इको क्लब था, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा वो करना है। तो वो हमें हाथ में केचुआ दे के अर्थवर्म्स के बारे में बताती थी, बटरफ्लाइज के बारे में बताती थी, बीटल्स, लेडी बर्ड बीटल, देखो ये लाल रंग का, इसमें काले डॉट्स होते हैं, इस तरह। तो वो बड़े प्यार से हमको चीज़ें समझाया करती। तो उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर। जब हम शाम को आके अपनी नानी को बताते थे कि टीचर ने ऐसे बोला, तो नानी और ज़्यादा उसको अरे ये तुम्हारी टीचर बिल्कुल ठीक कहती है। और टीचर ने एक दिन हमें कहीं ये बोल दिया कि अरे बेटा देखो, डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, है डॉक्टर इंजीनियर सीए, ये तो बच्चे थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो आप बन ही जाओगे, है ना। वो काम करोगे जो कोई नहीं करता। अब ये जो बीच बीच में बार बार वो करती थी ना कि वो काम करो जो कोई नहीं करता। अब फिर आ गया ये पीपल बीच में, फिर पीपल महाराज आ गए, फिर हमने पीपल लगाने शुरू किए। तो फिर हमने देखा ये तो कोई भी नहीं करता, ये तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा। पीपल कोई नहीं लगाता, नीम लगाते हैं, बाकी फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, सब लगाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पीपल कोई नहीं लगाता। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई। वो एक तरीके की जो हॉबी थी वो एक तरीके का मिशन मोड में आ गया। हमने बहुत प्रजातियाँ लगाई हैं, हमने बहुत पेड़ लगाए हैं, मतलब 150 से ज़्यादा मैंने प्रजातियों के वृक्ष लगाए हैं। लेकिन लोगों ने मुझे जो पहचान दी वो पीपल के कारण दी। और अभी जो आपका ट्रस्ट है, जो उसी क्लब को आपने कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वो 2011 में। सो फॉर नियरली 33 ईयर्स हम उसको ऐसे ही हमने चलाया। पूरे इंडिया में हम लोग घूम घूम के चलाते थे उसको, और स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके पेड़ पक्षियों के बारे में हमने बताना, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज के ऊपर छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों को समझानी। द होल आइडिया वाज कि लोग, हमारे मन में ये कोई ना था कि हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, कुछ करना है। बस ये था कि हम फोकस इंडिविजुअल पे करना चाहते थे कि एक बच्चे को, अगर बच्चे की बुद्धि में एक चीज़ आ गई कि मुझे मिट्टी को ठीक रखना है, हवा को ठीक रखना है, पानी को ठीक रखना है, और मुझे अपने पेड़ पौधों को ठीक रखना है, तो मुझे ये लगता है, क्योंकि वही बच्चा जो है, देखिए वही बच्चा आगे चल के पॉलिटिशियन भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, आईटी भी बनता है, फॉरेस्टर भी बनता है, हॉर्टिकल्चर का भी बनता है, आईएएस अफसर भी बनता है। सो ही विल नेवर डू समथिंग रॉन्ग फॉर द एनवायरनमेंट। वो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं करेगा, वो जो भी करेगा सस्टेनेबल करेगा, वो जो भी करेगा बहुत सेंसिटिव तरीके से करेगा। सो बस मेरा यही था
जब हम स्कूल कॉलेज में भी थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को एजुकेट करें, और आज भी मेरी जो टॉप प्रायोरिटी रहती है वो बच्चे और यंगस्टर्स, यूथ रहता है, क्योंकि वही हमारा आगे चल के वो हमारा कल है, हमारा फ्यूचर है। और आपने 23 राज्यों के 226 जिलों में इतने पेड़ लगाए हैं। किसी तरीके का, किसी प्रोजेक्ट के टाइम पर, कोई प्लांटेशन करते टाइम आपको किसी लोगों से किसी तरीके का विरोध झेलना पड़ा हो या देखना पड़ा हो कि नहीं यहाँ पर नहीं लगाना है? देखिए, हम लोगों ने ना जो भी काम किया बड़ा प्रेम पूर्वक किया। हमने कोई कभी कन्फ्रंटेशन नहीं की। किसी ने कहा पंचायत में, किसी ने कहा बेटा यहाँ पर मत लगाओ, वहाँ लगाओ, हम वहाँ जाके लगा दिए। ठीक है, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया, हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कोई सत्याग्रह नहीं किया, हमने कोई मार्चेस नहीं लगाई। हमारे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि भाई आप डेली के 200-250 खड्डे खोदते हैं, फिर आपको पौधे लगाने हैं, फिर उसमें पानी डालना है, फिर उसकी खाद डालनी है, फिर उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, उसकी फेंसिंग पे भी काम करना है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि ग्रेजिंग एनिमल्स उसको ख़राब ना कर दे, ये भी इंश्योर करना है कि ह्यूमन बीइंग्स उसको ख़राब ना कर। सो इतनी चीज़ें आपको काम करने की होती थी कि ये प्रोटेस्ट करना, कन्फ्रंटेशन करना, किसी के साथ ऑपोजिशन में होना, हमारे पास समय ही नहीं था। नेगेटिविटी का तो समय ही नहीं था। सो और हमने देखा कि जब आप सिर्फ पॉजिटिव वे से काम करते रहो, तो जो गांव खेड़े के जितने भी पॉजिटिव लोग होते हैं, माइंडसेट के लोग हैं, आपको कितने लोग चाहिए? 10-12 लोग चाहिए एक गांव से, बस आपका काम हो गया। वही लोग कभी चाय भी ले आते थे, बिस्किट भी ले आते थे, खाना भी ला के दे देते थे। हाँ, अरे भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे तालाब के आसपास पेड़ लग रहे हैं, देखो एक लड़का आया हुआ है, उसके साथ कुछ साथी हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया। मतलब सबको अच्छा लगता है कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, कोई लगा रहे तो मना नहीं करते हैं लोग। कोई नहीं मना करता, कोई नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होता था, जैसे ऑनेस्टली बहुत लोग कहते भैया पीपल मत लगाओ हमारे यहाँ पे, है ना, हमारे आंगन के आगे मत लगाओ, बेटा हमारे घर के आगे मत लगाओ। कोई कहता था कोठी में मत लगाओ, कोई कहता था हमारे वो जो सरपंच साहब का घर होता था कि उसके सामने मत लगाओ। हम कहते कोई बात नहीं, नहीं लगाते चाचा। तो अच्छा, हम अपनी थैली में बाकी पौधे भी रखते थे, जामुन भी रखते थे। पर वो मना क्यों करते थे? भाई उनका मन में है ना लोगों के कि इस पे भूत आता है। अच्छा, भूतिया वाला रीज़न। हाँ, और वास्तु और जो भी लोग हैं कि नहीं नहीं हमारा गांव का वास्तु खराब हो जाएगा, इसमें ज़्यादा पीपल नहीं होने चाहिए। लोगों ने तो जो जहाँ चौपालें लगती थी, जहाँ ग्राम सभा होती थी, लोगों के मन में तो इतना भी था कि धीरे धीरे उन्होंने तेज़ाब डाल के और कई कई चीज़ें, हींग का पानी डाल डाल के उन्होंने अपने अच्छे खासे जो पीपल के वृक्ष थे उनको भी कटवा दिया, मरवा दिया। लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी, नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी आती है। सो मैं लोगों को भी यही समझाता हूँ, अपने टीम मेंबर्स को, मेरे साथ जो भी लोग, अब 18,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, 4 लाख लोग हमारे ग्राउंड पे हैं, वॉलंटियर्स हैं, एक्टिव हैं काफ़ी 226 डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में। हम उनको यही कहते हैं, जो काम करो पॉजिटिविटी में करो, जो काम करो प्रेम पूर्वक करो, विद अ स्माइल, बी चेयरफुल। और लोग अगर कहते हैं बेटा यहाँ पर वो मत करो, जामुन का पेड़ लगा दो, ठीक है जी, हम जामुन का लगा देंगे। कोई कहेगा अमरूद का चाहिए तो अमरूद का लगा देंगे। कोई कहता है ये मत लगाओ, कचनार लगा दो तो कचनार लगा। झगड़ा मत करो किसी से, है ना। और जहाँ पर ओपन स्पेसेस है, देखिए वैसे भी जो पीपल है, बरगद है, ये ओपन स्पेसेस के, है ना, ये कीस्टोन स्पीशीज़ जो हैं, ये आप जो जहाँ पर खूब सारी स्पेस होती है वहाँ लगाइए। सिविल स्ट्रक्चर से दूर लगाइए, सड़कों के पाथवे से दूर लगाइए, दीवारों से दूर लगाइए। तो हम वो वाली जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मुझे लगता है कि पेड़ों की को लेके जो समझ है, वैरायटी जो स्पीसीज़ पहले होती थी, हम काफ़ी कम होते गई हैं। जी जी। मेजरली ऐसे कौन कौन से पेड़ों के नाम लेंगे जो आपको लगता है कि अब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और लोगों को मालूम होना चाहिए उनके बारे में और उनको दोबारा से लगाया जाना चाहिए? वो तो हज़ारों हैं, लेकिन मुख्यतः जैसे अब बबूल कम होता जा रहा है, अकेशिया निरोटिका जिसको कहते हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हमारी ड्राई लैंड्स की, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो है। इवन जो भी हमारे सेमी एरिड एरियाज़ हैं, रोंज है हमारा, हिंगोट है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली क्या है, ये वाली स्पीसीज़ तब आती हैं जब आप उस लैंड को पूरा सिक्योर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते, ये जो ट्री गार्ड कल्चर है कि एक पौधा लगा दिया उसके आगे आपने ट्री गार्ड लगा दिया, ऐसे होता नहीं है। आपको ना पूरा का पूरा लैंडस्केप को उसको सिक्योर करना पड़ेगा ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स अंदर ना जाएं, एटलीस्ट जब तक वो बड़ा ना हो जाए। उसके बाद तो ठीक है,
लाइवस्टॉक को होना भी चाहिए, ग्रेजिंग क्यों ना, वो ग्रेजिंग एनिमल्स होने चाहिए। पंचायत में सब में गोचर ज़मीनें होती हैं। अब हम लोगों ने बहुत सारी 1200 के ऊपर हमने गोचर ज़मीनों पे इस तरह की एफॉरेस्टेशन की है, और आज वहाँ के जो मवेशी जितने भी गाय भैंस बकरी है वो वहाँ घास खा रही हैं। तो ठीक है, लेकिन यू नो सिक्योरिटी ऑफ द प्लांट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग लगाने पे तो कर देते हैं, आपने फ़ोटो खींच ली, आपने डाल दी इंस्टाग्राम पे और वो सब ना, लेकिन पौधा लगाने का मतलब 5 साल मशक्क़त, 5 साल की मेहनत है। आपने पौधा लगाया, फिर उसके 5 साल तक आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, मिनिमम 3 ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रहने का मतलब फिक्स नहीं है, आज यहाँ हैं। ये हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, हाँ। है ना। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं, छोटा पौधा लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, उसका तो टर्न अराउंड बहुत कम होता है। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो आपको 100 दिन के अंदर अंदर आपको हार्वेस्ट नहीं हो जाती। तो आप वो लगाइए, आप छोटे पौधे लगाइए जिनको आप इंडोर प्लांट बनाते हैं, आप बोलते हैं, है ना। अब जैसे ऑफिस में हाँ, आपके नाम देख रहे हम हैं। चलते हैं कुछ इंडोर हाँ, प्लांट्स की हाँ, तरफ। ज़रूर, कुछ जो ज़रूर। शौकीन लोग हैं जो इस माहौल को, हमारे ऑफिस को थोड़ा सा हरा भरा रखे रहते हैं। मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, सॉरी पौधा दिख रहा है, बहुत प्यार से शिवानी जी ने ये कॉर्नर सजा रखा है। मुझे जैसे ये 2 प्लांट हैं, हाँ, क्या अभी इनकी खासियत या फिर इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन केयर का तरीका कौन सा होता है जो हम इंडोर रखते हैं, स्पेशली एसी वाले कंडीशन एरिया में? देखिए, पहली बात तो एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट लेवल पे आप समझिए, परमात्मा ने कोई भी इंडोर प्लांट नहीं बनाया। परमात्मा जो है, प्रकृति जो है, वो पौधा बनाती है, और वो बनाती है खुले आसमान के लिए और खुली मिट्टी के लिए, है ना। तो ये हमारे शौक़ हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है कंट्रोल करने का। चाहे वो बोनसाई बनाएगा, पौधे को भी गमले में डाल के अंदर ले आएगा। मैं अपने घर में कभी कोई इंडोर प्लांट नहीं रखता, क्योंकि मेरे को तकलीफ़ होती है कि मैं उसका जो पोटेंशियल है प्लांट का ग्रो करने का, मैं उसको सीमित क्यों करूं एक गमले में। और आप एक गमले में जब आप रखते हैं तो सिर्फ इतनी ही मिट्टी है, ये इसमें कोकोपीट है, आपके पास सिर्फ इतना ही है, तो उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका जो पोटेंशियल है, वो सिर्फ इसी मिट्टी में सीमित है। लेकिन ये पौधा जैसे सिंगोनियम, ये जैसे है, तो अगर आप इसको मिट्टी, खुली मिट्टी में लगाएंगे तो शायद, अब मुझे पता नहीं ये कितने महीने से लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर 6 महीने भी आप इसको खुली मिट्टी में लगा दें तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज बेचारा ये ड्वार्फ है और सिर्फ इतना है। तो ये वाली चीज़ है। अब हम क्योंकि जंगल में काम करते हैं और बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम गमलों में, छोटे छोटे गमलों में पौधों को देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक चिड़िया को पकड़ के उसको कैद करके रखा है। कैद करके रख दिया। ये दूसरा वाला शायद शिवानी जी, ये ऑक्सीजन प्लांट है। ये देखिए, एक मिनट, सारे प्लांट्स ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो ऑक्सीजन नहीं लेता, है ना। तो ये तो एक चलंत, एक जैसे तो वो जो ट्रेंड है online कि शुरू ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं। परमात्मा ने कोई स्पेशल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वाले पौधे थोड़ा ना बनाए। हर पौधा ऑक्सीजन देता है ना। पीपल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीपल का जो लीफ सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, उसमें मिलियंस ऑफ लीव्स हैं भाई। अब जैसे ये वाला पौधा है, ठीक है, फाइटोडेंड्रॉन, तो इसमें कितने पत्ते होंगे आप काउंट कर सकते हैं। हो सकता है 18 या 20 लीव्स होंगे इसमें। लेकिन आप एक पीपल का वृक्ष लगाएंगे तो उसमें कितने होंगे, नीम लगाएंगे कितने होंगे, जामुन लगाएंगे कितने होंगे, बड़ लगाएंगे कितने होंगे, गूलर होंगे कितने होंगे। तो उसका लीफ तो सरफेस ऑफ द लीफ ये बढ़ जाता है ना। तो इसी में तो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता है। तो ये तो प्योर साइंस है। तो आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो नेचुरली फिर आपका ऑक्सीजन भी उतना बढ़ गया। तो ये कहना कि सिर्फ ये वाला पौधा ऑक्सीजन देता है, या ये मैं आपको बताऊं, ये नर्सरी का बिजनेस है। अच्छा, है ना। तो जो नर्सरी में वो लोग रख सकते हैं आराम से, तो उसी को तो वो प्रमोट करते हैं।
तो आपको ऑनलाइन फिर आएगा कि नासा ने कहा है। अब नासा को और कोई काम बचा नहीं कि वो आपके ये बताएगा कि मनी प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ऐसे नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। पर हैं चीज़ें, लोग चलो मैं समझता हूँ इसी बहाने, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो चलो इसी बहाने लोग मनी प्लांट रख लेते हैं, इसी बहाने जैसे मदर इन लॉस टंग है, सेंसोवेरा है, ये सब उठा के लोग अपना उसमें रख लेते हैं। लेकिन अच्छा लगता है अगर हरियाली हो। अब देखिए इन्होंने कितने प्रेम से यहाँ रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स गुड। लेकिन मैं आपको इस चीज़ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हफ्ते में 1-2 बार इसको ज़रा धूप लगवा दिया। हम लोगों ने कॉर्नर बनाया है वहाँ पे कि वहाँ थोड़ी सी धूप आती है तो जी। हम लोग वहाँ पौधे हाँ, रख देते हैं। हाँ, क्योंकि नेचुरल रहना चाहिए, है ना। चाहे अब देखिए ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट के भी कई हैं, 40 प्रकार के मनी प्लांट होते हैं, है ना। तो ये वाले पौधे, तो इनको धूप और हवा जो है नेचुरल वे से देनी बहुत ज़रूरी है। सर थोड़ा सा तो एक्सपोजर। हाँ, मेरा एक सवाल भी है कि कुछ पौधे होते हैं जो हमें फील होता है कि हम घर लाएंगे तो इवेंचुअली मर जाएंगे। एक है एरिका पाम। हाँ, बहुत सारे लोगों का, आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग भी गार्डनिंग पसंद करते हैं उनका ये सवाल होगा कि एरिका पाम लगाते हैं और वो 2 महीने बाद मर जाता है। हाँ, क्यों? एरिका पाम मतलब जो है, 2 महीने भी ज़्यादा बोल दिया आपने। नहीं, आई टेल यू व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एरिका पाम या कोई भी पौधा, एक गुरु मंत्र आपको हम दे रहे हैं। जैसे ही आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आएं, सुन लीजिएगा, जैसे ही, और ये मैं आपकी सारी ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, जैसे ही आप नर्सरी से पौधा लेकर आएं, तुरंत घर में आते ही उसकी मिट्टी बदलिए। अच्छा। It has been injected with lot of urea, DAP and cocopeat. Cocopeat प्लांटिंग मीडियम नहीं है, वो सिर्फ वेटिंग मीडियम है, वो सिर्फ मॉइस्चर को रिटेन करता है, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा। उसमें तो आप उसको जैसे स्टेरॉइड की तरह आप उसमें पंप अप करके आपने यूरिया और वो सब डाल के आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी पौधा आता है, कोई भी पौधा आप लेकर आएँ, उसको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाएं, है ना। अब जैसे अगर ये है ना, ये लेकर आए हैं, इसको थोड़ा सा और बड़े उसमें। एक्चुअली मुझे इसका ये चेंज करना है। अगर हम इसको देखेंगे ना तो जी। इसमें से नीचे से रूट्स बाहर आ रही हैं। जी, ये फ्रेश हाँ, रूट्स हैं इसकी। तो बेचारा वो तो दम घुट रहा है। वो तो उसका तो दम घुट रहा है ना। आपका रूट बॉल तो पूरा पैक हो गया है इसके अंदर। तो इसको निकालिए और इसको जरा खुली मिट्टी में, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, कोई भी पार्क में, कोई भी पार्क या कोई भी आपके आसपास का गार्डन है, रसोई की कड़छी या पलटा ले जाइए, बेस्ट होते हैं वो, है ना। उसमें से स्कूप आउट कीजिए और छोटी सी थैली में डाल के ले आइए और उसको अपने गमले में डालिए और उसके अंदर पौधा लगा दीजिए। आपका मतलब ही नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पौधा मर जाएगा। जो भी नर्सरी से आप लेके आए उसका इमीडिएटली उसका आप सॉइल बदलिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि जैसे हमें ये कहा जाता है कि मतलब थोड़े, अगर हम बाहर से कोई प्लांट ला रहे हैं तो उनको थोड़े दिन उस एनवायरनमेंट पे रखना चाहिए जहां हम उनको लगाने वाले हैं, घर में लाके, ताकि वो उस टेम्परेचर जी, से उस घर बिल्कुल से ठीक। एकोमोडेट हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो लेकिन आपने कहा कि उसकी मिट्टी चेंज कर देनी मिट्टी चाहिए, इमीडिएटली चेंज कीजिए। इमीडिएटली चेंज कर हाँ, देनी चाहिए। क्योंकि इसमें तो नर्सरी की मिट्टी, देखिए उनकी भी मजबूरी है। प्लांट्स 2-3 जगह से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं प्लांट्स, वेस्ट बंगाल से आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, टिश्यू कल्चर प्लांट्स सारे पूना से आते हैं। ये 2-3 बड़ी मंडियाँ। दिल्ली में सारे पौधे वहाँ से आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, आगरा की नर्सरियों से आते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। अब उनको जब ट्रांसपोर्ट करना है, अगर वो बड़ी गैची मतलब वो जो पन्नी होती है जिसके अंदर, और उसमें पूरी मिट्टी डाल के करेंगे ट्रांसपोर्ट, वो तो पौधा फिर उनकी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो वो क्या करते हैं, पौधा निकालेंगे, 4 फुट का पौधा होगा, 4 फुट के पौधे की इतनी बड़ी जड़ होती है। आप उसको पूरा ट्रिम करते हैं, इतनी सी जड़ हो जाती है। उसको फिर दूसरे वाले उसको एक ग्रो पन्नी बैग में या डालते कंटेनर हैं, डालते हैं। आधी आप 50% उसकी लाइफ तो बेचारे की वहीं पर ही सिकुड़ गई, वहीं पर ही। फिर उसको आप लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, उतारते हैं, एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, फिर उसको यूरिया में वो करते हैं, क्योंकि नर्सरी में वो रौनक वाला पौधा रहना चाहिए, उसकी फ्लावरिंग भी होनी चाहिए, खुश दिखना है, तभी तो आप जाके पैसे दे के उसको खरीद के घर लाएंगे। देखो ये समझने की चीज़ें। सो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कोशिश कीजिए
आप जैसे ही पौधे को लेकर आएँ उसको एक खुले वातावरण में रखिए और कोशिश कीजिए छत पे रखिए, बैल्कनी में रखिए। 5-10 दिन उसको एडजस्ट होने दीजिए, लेट हिम हैव अ ब्रीदर एंड देन गेट द प्लांट इनसाइड योर ऑफिस और इनसाइड योर किचन और इनसाइड योर ड्राइंग रूम। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरा एक सवाल और है कि परलाइट, जैसे हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि हमको नहीं समझ, आपने एरेका पाम बोला था ना? हाँ। एरेका पाम नीड्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। यस, फार्म हाउसेज में भी जो हाँ। लगाते हैं, कोठियों में भी लगाते हैं, आपने देखा होगा फार्म हाउस में भी जब लगाते हैं, भाई एक फार्म हाउस में विलास जो होते हैं वो बड़े बड़े ड्राइंग रूम, नेचुरल Space लाइट होता है बहुत काफी। आती है, जिसके भी नेचुरल लाइट आती है उस एरिया में आपको एरेका पाम रखना चाहिए। मनी प्लांट जो है वो बेचारा छोटे मोटे उसमें गुजारा कर लेता है। एरेका पाम तो एरेका पाम है ना, उसको देखिए ना, उसका सरफेस एरिया कितना लीफ का होता है। व्हाट इज अ लीफ? प्लीज अंडरस्टैंड, लीफ इज अ सोलर पैनल। लीफ इज अ सोलर पैनल विच क्रिएट्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट्स। तो आपने सोलर तो उसको दिया ही नहीं, तो कुछ तो दो ना, 1 घंटा तो दो, 45 मिनट तो दो, आधा घंटा तो सूरज दिखाओ बेचारे को। पर मैंने ये भी सुना है कि जगह चेंज करने से भी वो उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे पता नहीं कितना हाँ, सच है। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इसलिए है, अब जैसे अब इसकी जड़ है, ठीक है, आप इसको बार बार आप इधर उधर आप शिफ्ट करेंगे तो मूवमेंट कितनी है ना, जड़ भी तो। अब मैं आपको एक ही दिन के अंदर, एक ही ऑफिस के अंदर आपकी सीट्स ही बदलता रहूं, आपकी जो स्पेस होती है ना, आप जहाँ खड़े, उसका भी एक वास्तु है, उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना। तो आप जब वहाँ होते हैं, क्यों बोलते हैं कि जब आप सीट पे बैठते हैं तो ज़रा 2 मिनट सांस लीजिए, बैठिए, परमात्मा का अपना नाम लीजिए, फिर अपना काम शुरू कीजिए। थोड़ा म्यूज़िक लगाइए, म्यूज़िक नहीं है तो थोड़ा, है ना। तो यू नीड टाइम टू गेट इनटू दैट स्पेस। तो उसी तरह से प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स, समझना होगा आपको। दे आर लिविंग बीइंग्स, दे हैव इमोशंस, दे हैव फीलिंग्स, दे रिस्पॉन्ड, दे आर स्लो टू रिस्पॉन्ड। वो विजिबल नहीं है उसका रिस्पॉन्स, उसका मतलब ये तो पूरी की पूरी साइंस है। आप गूगल पे सर्च करके देखो, देरा लोग जर्मनी में, मैं अभी गया था रिसेंटली, यूरोप गया था, तो वहाँ तो लोग PhDs कर रहे हैं इस पे कि किस तरह से प्लांट रिएक्ट करता है क्लासिकल म्यूज़िक को, किस तरह से जैज़ म्यूज़िक को, किस तरह से रॉक म्यूज़िक को, किस तरह से फ्लूट को, किस तरह से पियानो को। देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस। एंड अब क्या है कि इन्फ्यूजन होती है केमिकल्स की, और उनके पास स्पेक्ट्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं, अब तो मशीन्स आ गई हैं, एंड दे कैन सी द मूवमेंट ऑफ द इंजेक्टेड केमिकल्स इनटू द प्लांट एज पर द म्यूज़िक एंड जो वाइब्रेशंस आप बाहर से हैं। अगर आप गुस्से में हैं, वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। मैं आई एम रियली वंडरिंग कि मैं अभिनव के घर गया, मेरे साथी हैं, इनके आगे सारे प्लांट्स मरे हुए हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक ही इज लिसनिंग टू मुझे पता नहीं। नहीं, बात म्यूजिक का नहीं हो सकता है, हो सकता है कि हाँ, इनके यहाँ झगड़े ज़्यादा होते हो। प्लांट केयर में। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, अब पता नहीं मुझे ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं। हाँ, लंदन टॉप में सब चलता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, आप उनके देखेगा, उनके गार्डन भी, और जहाँ खुश लोग रहते हैं, रिटायर्ड होंगे, बूढ़े लोग होंगे, है ना, इसीलिए जापानीज गार्डन का कॉन्सेप्ट आया। वाई डू दे कॉल देम, जापान में 6-7 ब्लू जोन्स क्यों हैं? द मोर देन 106 ईयर्स, 104 ईयर्स उनकी लॉन्जेविटी होगा, दे वेरी हैप्पी गार्डनर्स। तो बात एज की नहीं है, बात आप क्या वाइब्रेशंस डाल रहे हैं उस स्पेस के अंदर, और उसी स्पेस के अंदर आप एक, आपके पेट्स भी डिफाइन होते हैं उससे, पेट्स भी लिविंग फॉर्म्स हैं। सो पेट्स हैं, प्लांट्स हैं, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। अगर आप चेयरफुल नहीं हैं तो आपके प्लांट्स भी चेयरफुल नहीं होंगे, आप सैड हैं तो फिर आपके प्लांट्स भी सैड। जब मुझे पता नहीं हाइड्रोपोनिक को लेके पूछा अभी किसी ने नहीं, तो जैसे पानी में चलने वाले जो पौधे हैं, इनफैक्ट उस पे आता हूँ बाद में, पहले बोलो हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे सर। परमात्मा ने, प्रकृति ने कोई हाइड्रोपोनिक्स और कोई एक्वापोनिक्स नहीं बनाई, कोई पॉली हाउस नहीं बनाया, कोई पॉली हाउस नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया। ठीक है, इंसान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इंसान सोल्यूशन ढूंढता है, फिर उसका धंधा बनाता है, फिर उसको मोनेटाइज करता है। सिंपल चीज़ है। आपको परमात्मा ने, प्रकृति ने फर्स्ट क्लास मिट्टी दी है सर, मिट्टी में लगाओ ना पौधे, कौन मना कर रहा है? क्यों? जैसे मैंने मनी प्लांट मैंने यहाँ पानी में रखे हो, मेरे लिए यहाँ थोड़ा फिजिबल रहता है पानी में रख दिया। मनी प्लांट चलता है। There are many
प्लांट्स जो पानी में आराम से चलते उसमें जैसे जनरली आप पढ़ें जो अवेलेबल विजडम है वो ये कहती है कि साहब हफ्ते में पानी चेंज कर दो। मैं जब पानी चेंज करता हूँ इतना जटिल इतना कॉम्प्लेक्स है ना, कोई एक लीनियर ग्रामर नहीं है जैसे चेंज करना और वो वाली में बता। अब उसके भी 2-3 मेरे एग्जांपल हैं। तो मैं पानी चेंज करता हूँ तो पौधे एक नीचे वाली पत्ती सूख जाती है। ये अभी आप चलने तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे डेस्क पे पानी में रखा हुआ है एक मनी प्लांट। मेरे ख्याल से 1 महीने से मैंने पानी नहीं बदला है उसका। फर्स्ट क्लास मोटी मोटी रूट्स आई हैं जो कि मैं चुरा करके यहीं दफ्तर से लाया था। 3 महीने तक नहीं बदलता, मैं 3 महीने तक नहीं बदला, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन जबरदस्ती उसको शेक मत करो। अभी मैम जो बात कह रही थी वो यही वाली बात है। हाँ अब ये देखिए बढ़िया निकल रहा है। मुझे एक बात बताओ, बेचारा खुश लग रहा है ना? चमक है, देखिए चेहरे पे चमक है। क्यों उसको रूट्स वाइट ही होती हैं, अच्छी हेल्दी रूट्स हैं, सब ठीक है। हम ना ज़बरदस्ती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीज़ें पढ़ लेते हैं कि वो कह रहा है कि हफ्ते बाद बदलो, वो कह रहा था फिर। अच्छा कई बार लोग आते हैं सर वो आरओ का डालें या फिल्टर डालें या पानी उबाल के डालें। मैं कहा भैया हर चीज़ का मेरे पास एक ही नेचर बेस्ड सोल्यूशन होती है हर चीज़ की। हमेशा याद रखो, क्या प्रकृति ऐसे करती है, क्या परमात्मा ने ऐसे किया था, आज से 50 साल पहले कैसे था? ये तो 50 साल से सब हमने ये रहता फैलाया है, चाहे वो गार्डनिंग में चाहे नर्सरी में आप पकड़ लीजिए। सर इसमें एक चीज़ मतलब ये जो बात है कि प्रकृति कैसे करती है वाले फॉर्मूले से मान लीजिए मैंने चलने की कोशिश की। मेरे पिताजी किसान रहे हैं पहले तो अब वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जैसे तुम्हारे कुछ पौधों की पत्तियां सूख गई, गिर गई हैं, अभी एकदम सूखी भी नहीं है बट स्लाइटली ड्राइड, तो गमले में डाल दो वो खाद बन जाएगी। पर अब मैं पढ़ता हूँ तो कहते नहीं फंगस बनने का खतरा होता है। अगर वो क्यारियों में ज़मीन पर लगे हुए हैं तो आप डाल दें, कोई इशू नहीं है, पर अगर गमले में डालेंगे तो आप पानी डालेंगे तो वो स्टिकी हो जाएगा, फंगस बन सकती है। क्यों? फंगस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन। वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, वो भी एक प्रकृति का प्रोसेस है। विदाउट फंजाई कोई भी सॉइल हेल्दी नहीं हो सकती। वो भी एक फंजाई, एक माइसीलियम करके एक होता है जो पूरा नेटवर्क बनाता है आपका नीचे, जो रूट्स का नेटवर्क होता है, जो रूट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे सोडियम है, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रोजन है, अमोनिया, वो जो पूरा फिक्सेशन एंड पूरा जो पूरा न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट और आदान प्रदान हो रहा होता है, वो इट इज़ थ्रू द माइसीलियम फंजाई। और भी चीज़ें होती हैं वो। सो ये ना एक्चुअली कंटेंट बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप कहोगे नहीं जी इसमें ना वो देखो हरे रंग का एल्गी लग गया, इसमें मॉस में ऐसे हो गया, आप ये मत करो वो मत करो। हम बहुत छुई मुई हो गए हैं इस चीज़ को लेके। सो हमारे पास जब ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं हम कहते हैं आओ बेटा आपको जंगल में लेके चलते हैं, देखो जंगल कैसे करता है। हमने जो भी कुछ सीखा, मैंने तो देखो मैंने कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो कोई फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को जाके इस वक्त लेक्चर्स देते हैं। क्यों? हमने जो भी सीखा पेड़ों से सीखा, जो भी सीखा पेड़ पौधों से सीखा, काम करते करते जंगलों से सीखा। जंगल में बैठ के देखो कि जंगल कैसे ऑपरेट करता है ना? तो आप वहाँ से अपने प्रिंसिपल्स उठाते हो, वहाँ से आप अपनी साइंस उठाते हो, वहाँ से आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाते हो। तो वो प्रिंसिपल्स, जंगल के प्रिंसिपल्स क्या घर के इंडोर आउटडोर पे लागू होते हैं? 100% गमलों में 100% 6 इंच 8 इंच वाले गमलों पे 100%। हाँ, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब आप एक छोटा गमला लेते हैं तो फिर आप उसको न्यूट्रिशन भी आपको देनी होगी। आपको 2 महीने 3 महीने में उसकी मिट्टी बदलनी होगी, खाद 50% खाद 50% मिट्टी उसमें डालनी होगी, ताकि उसमें न्यूट्रिशन तो भाई वो तो बॉर्नविटा च्यवनप्राश जो आप दे रहे हो उसको छोटे से गमले के अंदर, उसी से तो वो उसकी ग्रोथ होगी। वो कहाँ से लाएगा? अगर खुली मिट्टी में है, अगर खुली मिट्टी में पौधा लगा है तो वो तो मांग लेगा, फिर वो तो दूसरी जड़ों से मांग लेगा, भाई थोड़ा सा ये दे दे, थोड़ा सा वो दे। इंटरनली कम्युनिकेट करके मेरे पास कमी पड़ गई जरा। आपने तो उसको केज में बांधा हुआ है, आपने तो उसको एक कंटेनर में डाला है। तो कंटेनर जब फार्मिंग होती है या कंटेनर प्लांटेशन होती है, कंटेनर गार्डनिंग होती है, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना। क्यारी में या ज़मीन पे तो एक सोशलिस्ट व्यवस्था है। हाँ, तेरा मेरा कम है तो तू दे दे। यहाँ पे तो आपने बिल्कुल अपना अपना किया, इंडिविजुअलिज्म है। लेकिन ये बताएं सर, मेरे एक पड़ोसी थे, उनकी 2 खासियत थी पुराने घर में जहाँ मैं रहता था। वो बहुत अच्छा बेक करते थे, केक और कुकीज़, और उनके घर में सर यूं खूब लंबी लंबी लताओं वाले मनी प्लांट्स थे।
और वो आमतौर पे पानी में, मिट्टी में भी, पर एक दीवार पे चढ़ रहा है और वो उस दीवार से निकल के आ रहा है। ये वो इस सीक्रेट को वो कभी साझा नहीं करते। मैंने पूछा कि क्या है, तो हमेशा अरे ये तो नेचुरल है। तो अब मुझे ये शक होने लगा कि शायद ये टैक्स चोरी भी करते होंगे, लेकिन क्या करते होंगे संभवतः वो एनपीके हो सकता है, वो क्या यूरिया क्या होगा ऐसा जो कर, वो एनपीके की गोलियां नहीं है, नेचुरल होगा। मैं बहुत सारे ऐसे घरों में जानता हूँ, बड़े बुजुर्गों को जानता हूँ, जैसे चाय पत्ती है, वो सुखा के धो के चाय पत्ती डाल देते हैं, ठीक है। फिर जो चाय में आप अदरक कूट के डालते हैं, वो अदरक को भी धो के एक बार वो अदरक को भी फैला देंगे उसमें। फिर सब्जी का जो पानी होता है, चावल आप धोते हैं, आप सब्जियां धोते हैं, तो वो उसके अंदर जो पानी बच जाता है वो कर देते हैं। प्याज के छिलके हैं, टमाटर के छिलके हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, है ना। सो मैं ये नहीं कहूँगा दे आर सेल्फिश गार्डनर्स, लेकिन ये है कि उनको लगता है कि भाई मेरी व्यवस्था अच्छी है, अब तू अपनी देख। तो होता है, हम तो गार्डन कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, तो बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, उनको भी काउंसल करना पड़ता है कि गार्डनिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता है। इफ़ यू आर अ हैप्पी गार्डनर, तो वो अपनी हैप्पीनेस प्लीज़ शेयर कीजिए आप। तो लोगों को हम सर्कल में बैठा के, फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने बड़ा 20-20, 30-30 साल से गार्डनिंग की होती है, और उनका कोई भी इनपुट कॉस्ट नहीं होता, वो कभी किसी के घर जाएंगे, धीरे से एक उसकी लता तोड़ के ले आएंगे, फिर मनी प्लांट का एक छोटा सा वो स्टेम तोड़ के ले आएंगे और अपने गमले में लगा लेंगे, और उनका चल जाता है, बहुत अच्छा जाता है। हाँ, बहुत सुख होता है। पर ऐसे लोग भी हैं जिनके नसीब में ये नहीं होता है, और मुझे अपेरेंटली ये टर्म है प्लांट मर्डरर। मैं इस टैग से कैसे हटूं जिनसे पौधे नहीं लग पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट द काइंड ऑफ, देखो इंटेंट तो अच्छा ही रहता है। नहीं, आप देखिए आप किस पर्पज़ से लगाना चाहते हैं, है ना। आप किस तरह की एनर्जी आप देते हैं। अब जैसे मैम अपना बैठे, इन्होंने 2 इतने प्यारे गमले, दोनों हेल्दी हैं। अब पता चल जाता है। या इनका जो मनी प्लांट है वो कितना हेल्दी है, इट्स अ वेरी हेल्दी मनी प्लांट। आप कितने प्रेम से और कितने प्यार से हाथ में बरकत नहीं है इनके। हाँ, जैसे कहते हैं शफा होता है ना, कहते हैं ना एक हाथ में भी शफा होती है। लेकिन अच्छा, स्ट्रांगली 3-4 तरह की ऐसी आप खादें बता दें, फर्टिलाइजर्स, जो आप कहते हैं कि साहब इन्हें तो टच ही मत करो। मतलब हमें पता है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट, ये सब यूज़ करनी चाहिए, हेल्दी ऑर्गेनिक नेचुरल हो वो यूज़ कीजिए, जो भी केमिकल वेस्ट हो वो मत यूज़ कीजिए, सिंपल। मेरा भी एक सवाल है कि मैं जब भी पोर्टुलाकाज लगाती हूँ उसमें हमेशा मीली बग्स लगते हैं। मतलब कोई एक श्योर शॉर्ट इलाज कि वो सफ़ेद दानव जो मेरे फूल खा जाते हैं वो ना लगे, और उसकी वजह से एक में लगते हैं और वो सब में जाते हैं। नमक का पानी। सो जस्ट हैव थोड़ा सा एक कॉलिन, वो पुरानी जो बॉटल्स होती है ना, वो आप ले लीजिए, उसके अंदर 1 लीटर आधा लीटर पानी डाल के उसमें 2 चम्मच नमक दे दीजिए, उसको शेक करके उसको स्प्रे कर दीजिए, है ना। 3-4 बार आप स्प्रे करेंगे, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, उसको हर तीसरे दिन स्प्रे कीजिए, वो चला जाएगा। इट्स सो सिंपल। एंड सॉल्ट वाटर नेवर हार्म्स द सॉइल ऑल्सो, ओके, है ना। बहुत लोग कहते हैं, वो नर्सरीज में मैं देखता हूँ वो पेस्टिसाइड्स और वो सब, प्लीज़, है ना। आप देखो, जहर के साथ आप डील मत कीजिए, बस बड़ी सिंपल है। और अगर 2-4 पौधे मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अल्टीमेटली जाएंगे तो मिट्टी, है ना। तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी होते, धुली मिट्टी, जाना मिट्टी चाहिए, है ना। तो ये प्लांट्स भी जो हैं वो भी तो अल्टीमेटली मिट्टी से ही उभ रहे हैं, और मिट्टी में ही इनको जाना है। तो ये प्रकृति का साइकिल है, जो बेस है वो मिट्टी है ना। मिट्टी को हमेशा हेल्दी रखिए, मिट्टी में कोई प्रदूषण मत डालिए, मिट्टी में कोई टॉक्सिन मत डालिए, मिट्टी में कोई पॉइजन मत डालिए, बस एज सिंपल एज दैट। मिट्टी को स्वच्छ रखिए। हाँ, मिट्टी में डालना है तो कुछ जैसे प्याज के छिलके हैं, टमाटर के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, उसके साथ आप छोटे मोटे वो जैसे कंपोस्टिंग होती है, तो मैं उसको एक्टिव कंपोस्टिंग बोलता हूँ। एक होती है पैसिव कंपोस्टिंग, जिसमें आप सारा इकट्ठा करते हैं, मशीन खरीदते हैं, टावर खरीदते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर 100 दिन तक उसमें पैथोजन डालते हैं, फिर कोई पुड़िया होती है वो उसमें डाल। अरे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति को इन सब चीज़ों को करने की आदत नहीं है, वो अपना सिंपल रखती है चीज़। आप छोटे छोटे पीसेस करके सब्जियों के गमले के नीचे डाल के उसको हल्की सी एक मट्टी की लेयर डाल दीजिए, वो अपने आप ही कंपोस्टिंग हो जाएगी। केले के छिलके कट करके डाल देते हैं। हाँ, वो इट्स वेरी गुड फॉर फॉस्फोरस, वेरी गुड इन सोडियम, है ना। तो पोटैटो के पील्स हैं, दे आर वेरी गुड। तो
इट्स वेरी सिंपल, गार्डनिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉम्प्लिकेशन वो इसलिए होती है मैम कि मोनेटाइजेशन हो रही है उस चीज़ की, वो अब एक कमर्शियल स्पेस में आ गया है, अब वो भी एक धंधा बन गया है ना। तो बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर। आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, लेकिन मैं मानता हूँ कि पौधों के साथ जो आपका रिश्ता है वो प्रेम का होना चाहिए। हाँ, तो दैट्स अ मेन थिंग। सर नमस्ते, मेरा नाम ही अभिनव है और हमारे यहाँ आस्किंग फॉर अ फ्रेंड करने का बड़ा चलन है, तो उसका आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 5 पौधे जो घर में लगाने चाहिए जिससे घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा तुलसी, फिर मनी प्लांट, एरेका पाम, सेंसोवेरा जिसको आप मदर इन लॉज टंग बोलते हैं, सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट। ये 5-6 पौधे हैं जो बड़े आराम से चल जाते हैं, जो बड़े पॉपुलर हैं, जो बड़े आराम से नर्सरी में। लेकिन अगर आप मैं बरसाती में रहता हूँ यहाँ मयूर विहार में, अगर मेरे यहाँ पर आओगे तो मेरी पूरी छत जो है पीपल, नीम, कचनार, जामुन, अमरूद, आम, मैं वो चीज़ें लगाता हूँ, क्योंकि मैं उठा के उनको फिर 2-3-4 महीने जब उनकी जड़ें अच्छी मैच्योर हो जाती हैं, वो मैं जाके साइट्स पे, ओपन साइट्स पे, सड़कों पे, एफॉरेस्टेशन साइट्स हमारे पास काफ़ी हैं, पंचायती एरियाज़ में जहाँ पर भी अच्छी जगह होती है मैं वहाँ लगा देता हूँ। जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से पौधे ऐसे होने चाहिए जिनको बालकनी में रखना चाहिए, कि हाँ बालकनी में वाले जो मैंने अभी आपको बोले, ये बालकनी में बड़े आराम से बालकनी आप कोई भी पौधा रख सकते हो। देखिए, अगर नेचुरल लाइट है, नेचुरल सनलाइट है और नेचुरल जैसे वेंटिलेशन है। मैं वो ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, वो होता है कि ये फला पौधे हैं, इनको आप घर के अंदर रख सकते हैं, ये फला पौधे हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत है वो घर में हो जाएंगे, और जो इनको थोड़ा ज़्यादा धूप चाहिए उनको बालकनी में। तो एक जो पौधे के विशेषज्ञ लोग हैं वो इसमें भी एक लकीर खींच के रखते हैं कि ये पौधा घर के अंदर, ये पौधा घर के बाहर, मतलब बालकनी में। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, परमात्मा ने कोई इंडोर प्लांट नहीं बनाया जी, प्रकृति ने कोई इंडोर प्लांट नहीं बनाया जी, है ना। जब पौधे बने थे उस वक्त घर ही नहीं होते थे, तो इंडोर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी नर्सरी स्पीसीज हैं जो आप जिनको हम इंडोर बोल देते हैं, जो कम लाइट में, यही वाले सेंसोवेरा है, एरेका पाम है, मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, पीस लिली है, इनको लोग अपने बैल्कनीज में, अपने घर में रखना चाहेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हैं, जितने भी आपके ट्रेडिशनल कॉमन ट्रीज़ हैं, आप उनको लगाइए। उसकी फोलिएज भी ज़्यादा है, लीफ काउंट भी ज़्यादा है, रफ एंड टफ भी है, बढ़िया उगते हैं, और उन्हीं को फिर आप 5-6 महीने बाद जाके, और आपको कितनी बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि आपने एक पेड़ को जन्म दिया, बड़े पौधों को, फिर आप उसको एक ओपन स्पेस में लगा। ये तो सर घर की बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास गांव में 1 बीघे ज़मीन है जो अभी खाली पड़ी है, वहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि एक मैं बाग तैयार करूँ, उसको घिरवा करके एक अच्छा बाग तैयार करूँ। तो और कौन सा पौधा ऐसा लगाना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग सागौन लगाते हैं, सागौन का बाग तैयार करते हैं, बहुत सारे लोग फलदार वृक्ष लगाते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से। या जैसे एक टर्म यूज़ करते हैं लोग कि जिसको बोलते हैं, आई थिंक फार्मिंग में भी वो टर्म यूज़ होता है कि एग्रोफॉरेस्ट्री। हाँ, एग्रोफॉरेस्ट्री। और इस तरीके से, तो किस तरीके के बागवानी, अगर हमको बाग बनाना हो तो कौन सा बाग आज के डेट में बनाना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सुलभ है? देखिए, फार्मिंग ना अलग अलग टाइप की होती है। आप हॉर्टिकल्चरल तरीके से अगर आप देखें, आप फलदार लगाना चाहते हैं, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं जिसमें टीक लगाते हैं, साल लगती है, फिर आपका शीशम के पेड़ लगते हैं, फिर उसमें यूकलिप्टस लगता है, पॉपुलर लगता है, यहाँ तो वो वाला कीजिए। मैं अगर किसी को रेकमेंड करूँगा तो मेरा सीधा है, वो चीज़ कीजिए जिसमें 100-120 दिन में आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर। क्या? सब्जी। ग्रो योर ओन फूड। आप बाग में एक अलग तरीके का, फिर आपको वेटिंग पीरियड। मैं कह रहा हूँ कि सब्जी के लिए भी मेरे पास खेत है, मैं सब्जी अलग जगह उगा रहा हूँ। मेरे पास खेत है जिसमें मैं अनाज उगा रहा हूँ। मेरे पास अभी एक हिस्सा बचा हुआ है जिसमें मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ कि मैं आंवले के बाग लगा दूँ। आंवला बहुत अच्छा है, नींबू बहुत अच्छा है, मोरिंगा बहुत अच्छा है। मोरिंगा मतलब मोरिंगा ओलिफेरा, जो जिसको हम सहजन बोलते हैं। अच्छा। सहजन की फली आती है। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग पेड़ है। आपको अगले साल ही
यहाँ अगले से अगले साल में फर्स्ट क्लास आपको फलियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप उसको सब्जियों में यूज़ करें, आप उसके बंडल बना के अपने नेबरहुड में बांटें। और ये ना रफ़ एंड टफ वैराइटीज़ होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो सर पौधों की बात हुई। मेरे 1-2 सवाल आपसे और थे। एक तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे जानना चाहता हूँ, आपने एस्ट्रोलॉजी पे भी पढ़ाई की है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? कोई विद्या है, कोई साइंस है, कोई चमत्कार है, कोई भविष्य देखने की विधा है, या फिर अंधविश्वास है? जब मैं 20-25 साल का था तो मैंने 3 से 4 साल की स्टडीज़ की थी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और प्रैक्टिस भी की। 6-7 साल मैंने प्रोफेशनली उसको किया। लेकिन जैसे जैसे मैं पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा रमता गया और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में मैं जाता गया, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ और ज़्यादा से ज़्यादा नदियों में आता रहा, मेरा ये सब छूट गया। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आई कि आप एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के सामने ना, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम एस्ट्रोलॉजी कर क्या रहे हैं, हम उसमें भी तो कंट्रोल मैकेनिज्म लेकर आए हैं ना। दो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी बिकॉज इट्स अ प्योर मैथमेटिकल साइंस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल, इट्स अ डिडक्टिव साइंस, आपकी इंटरप्रेटेटिव साइंस है। आप चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एक कागज़ पे कुछ अंक लिखे हैं, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग। सो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक आई वेंट बियॉन्ड इट। मैं इन सब चीज़ों आप से आगे निकल गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने चूंकि पढ़ाई की है इसलिए लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या किसी को अपना हाथ दिखाना चाहिए? आपकी मन की खुजली है, बंदर जैसा चंचल मन होता है, वो तो आप ट्रेन में भी बैठे हैं, मेट्रो में भी बैठे हैं, कोई ऐसे करके देख रहा है तो आप अपना हाथ भी आगे कर देंगे, तो दिखा लो, उसमें क्या है। लेकिन इससे इन रेखाओं से कुछ पता चलता? आपने पढ़ाई की है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पता तो बहुत कुछ चलता है। हाँ, लेकिन जान के भी क्या करोगे, कुछ तो आपके बस में नहीं है। हाँ। मैं एक मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ, टॉपर हूँ। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, आर्मी में जाऊँ, मेरे पास पूरी व्यवस्था थी, सब कुछ था, मेरिट भी थी, सब कुछ होता है, लेकिन आज मैं माली हूँ। आज मैं खड्डे खोदता हूँ, जंगल लगाता हूँ, होगा। सो प्रकृति आपसे क्या करवाना चाहती है? वो आपसे प्रोडक्शन करवाना चाहती है, इनसे एंकरिंग करवाना चाहती है। प्रकृति आपसे अपना किसानी का काम करवाना चाहती है प्रकृति। सो मुझे एक चीज़ समझ आई एज आई वेंट अलोंग, आई थिंक दैट यू नो एज ऑफ 35-36 में एक चीज़ मुझे रियलाइजेशन, आप उस चीज़ को इतनी क्लैरिटी के साथ प्रेसिपिटेट हुई ये चीज़ कि जो प्रकृति, जो आपका, जिसको हम कहते हैं स्वभाव, आपका अपना आंतरिक स्वभाव, जो चीज़ आपसे प्रकृति करवाना चाहती है उसी में रम जाओ, उसी में मजा लो, उसी में चेयरफुली उस चीज़ को करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी इसीलिए हाथ दिखाने की कोशिश करता है कि उसको पता चले कि प्रकृति उससे क्या करवाना चाहती है। कई बार तो उसको पता ही नहीं चल रहा है ना कौन सा करियर सही रहेगा, कौन सा करियर सही रहेगा। अभी जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी का नाम लिया, इसने अपने हाथ देखना शुरू कर दिया कि सर से मैं दिखवा लूँ क्या, अगर पढ़ रखा है कुछ याद वाद हो तो। नहीं, बिल्कुल ठीक मैं है। इसलिए पूछा किसी की, मैंने किताब पढ़ी, उसमें वीपी सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनके भाई जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के विद्वान आदमी थे, और एक बुक है उसमें इसका जिक्र है। मैं इसको ये नहीं पता नहीं ये कितना सत्य है, लेकिन उनकी जो उनकी जो बायोग्राफी है उसमें इसका जिक्र है कि वो उन्होंने ये बता दिया था कि मैं इस दिन मर जाऊंगा। उन्होंने अपना पहले से ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु इस दिन हो जाएगी। और उस समय डकैतों के खिलाफ वीपी सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने एक ऑपरेशन चला रखा था, और उसमें उनके भाई शिकार करने गए थे और उनकी जान वहाँ पे गई। तो फिर लोगों को जब इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो फिर लगता है कि यार ये एस्ट्रोलॉजी क्या ऐसी कोई चीज़ है क्या? ज्योतिष विद्या बिल्कुल है जी। आप पामिस्ट्री पूरी एक, इस पे लोगों ने PhDs तक की हैं, वास्तु साइंस पूरी है। लेकिन मैं पर्सनल आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि जब जो सबसे बड़ी ज़िंदगी में चीज़ है जो मैंने सीखा, वो आपका काम है। अगर आप अपने काम में मस्त हैं और स्वस्थ हैं
और उसमें रमे हुए हैं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे पथरी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर अ हैप्पी एंड हेल्दी पर्सन एंड यू लव योर वर्क। मैं वर्क इज़ मेडिटेशन को मानता हूँ कि आपकी पूरी जो स्पिरिचुअल आपकी बीइंग है, इट इज़ डिफाइंड बाय योर वर्क। वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई भी काम हो, चाहे आप पान की दुकान है, चाहे चाय की दुकान है, चाहे हम जैसे पेड़ लगाते हैं, पेड़ पौधों का काम है, या आपका जर्नलिज्म का काम है, अगर आप अपने काम में मस्त है ना, तो फिर काहे आप लोगों को दिखा के अपनी लाइफ में नहीं, कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है। जो मस्त है हमारे जैसे लोग, उनको नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन जो जहां मैंने देखा आमतौर पे कि जहां पे थोड़ी सी विपत्ति आती है या फिर कुछ होता है इस तरीके की, तो लोगों का रुझान थोड़ा सा बिलीफ ज्यादा बढ़ता है। खैर, अब मैं इससे नहीं, पर विषयांतर एक और बात इसमें ऐड करूंगा। आप देखेंगे कि वो अगले 40 साल जाते रहेंगे उनके पास। हाँ, वो कभी अंत नहीं होता। तो इससे बचना चाहिए लोगों को। बचना चाहिए। इट्स लाइक ये भी एक तरीके का ड्रग है ना। आपने एक बार चख लिया, उस दिन तो मस्ती आ गई, उस दिन तो हो गया, अरे उन्होंने ऐसे कहा, काले कुत्ते को ये खिला दो, कबूतर को दाना दे दो, इसको दे दो, देखो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर अगले हफ्ते भी आपके, अरे छोड़ो, काम क्या करना, पंडित जी के पास ही चलते हैं, उन्हीं से करा लेते हैं, फिर कुछ करोगे। सो इट्स लाइक गैम्बलिंग, इट्स लाइक एडिक्शन है। ये भी ये मन को समझने वाली बात है। मैं खुद करता था, मैं खुद इन थोड़ी सी चीज़ों में था, क्योंकि जब हम पेड़ पौधों में थे तो हमारा कोई स्टेटस छोड़ना था। ये तो कोविड महाराज जी के आने के कारण जो है, लोगों में थोड़ी, आप लोग भी हमें बुला रहे हैं यहाँ पर और हमसे पेड़ पौधों की पूछ रहे हैं। उससे पहले कौन पूछता था? वो कहते अरे पागल आदमी है, पेड़ लगाता रहता है, कभी सड़कों पे, कभी स्कूलों में, कभी कुएं के पास, कभी उसके बाद, वो कौन पूछता था? ऐसे 2-4 लाख पागल लोगों की और जरूरत है हिंदुस्तान को और धरती लेकिन को। ये मालूम था, भीतर अंदर ये था कि जब पक्षी आते हैं पौधों पे, जब तितलियां आती हैं, जब भंवरे आते हैं, जब बीटल्स आते हैं, तो हमें, जुगनू आते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो हमने तो अपनी खुशी के लिए काम किया, है ना। सो ये जो सब चीज़ें हैं हमने भी की, लोगों को सिखाई भी, मैंने पढ़ाया भी है, मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, मतलब लोगों को भी पढ़ाया। लेकिन एक समय आता है सर, छोड़ देना, आप वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। हाँ। एक चीज़ और मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ, जो आज की पीढ़ी है, और उसके लिए मेरा ये सवाल है, ओशो कौन है? ओशो क्या है? ओशो एक गुरु हैं, संत हैं? कुछ भी नहीं है। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कुछ भी नहीं है, छोड़ दो ना, व्यक्ति छोड़ो। वो जो मैसेज है, वो उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो मर्म है, उसकी जो सोल है, वो सिर्फ इतना है, बी हेल्दी एंड हैप्पी। वो करो जो आपको खुशी देता है और आपको स्वास्थ्य देता है। अगर वो आपको स्वास्थ्य ही नहीं दे रहा, अगर आपकी जो शेल्फ लाइफ है, यही चीज़ हमने आश्रम में, हमने आचार्य जी से जो कुछ दिन हम वहाँ रहे, और उस वक्त हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटी उम्र थी हमारी, तो मेरा दुर्भाग्य कि मैं उतना बड़ा भी नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझ पाता उनसे, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने समझी वो यही कि आपकी शेल्फ लाइफ इतनी कम है, 70-75 साल की आपकी उम्र है, ठीक है। अराउंड 25,000 ऑड डेज आप 25,000 दिन के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। सो यू गॉट टू मेक इट मीनिंगफुल, यू गॉट टू कीप इट हैप्पी, यू गॉट टू कीप इट, थोड़ा अपना काम में, मस्ती में अपना काम करें, मेक इट यूजफुल, मेक इट मीनिंगफुल फॉर द कम्युनिटी, फॉर द प्लानट। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो फिर आए क्यों हैं, है ना। खा पी के, वॉशरूम जाके, खाना खा के, आप सुबह गए, शाम गए, मतलब वही, मतलब ख़त्म हो जाओगे एक दिन फिर मिट्टी में वापस। मिट्टी में तो जाना ही जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, लेकिन जाने से पहले कुछ तो ऐसा काम हो जाए। और यहाँ अमर होने की बात नहीं है, और यहाँ पर ये भी बात नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके मरने के बाद भी। मैं कहा जी मैंने नहीं देखा मरने के बाद, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे खुशी मिल रही है, आज मेरी तितली खुश है, आज मेरा पक्षी खुश है, आज मेरी मिट्टी खुश है, आज मेरा पानी खुश है। मैं आज के लिए कर रहा हूँ, या 1 महीने 2 महीने जो भी उसका रिज़ल्ट इम्पैक्ट टाइम होता है। सो आई थिंक ओशो ने एक ही चीज़ समझाई। हमारी, मुझे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स अब्रॉड से मिल रही थी। सो मैं तकरीबन मेरा पैकअप हो गया था। मैंने 1988 में
मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में पूना से की, आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो रोड स्कॉलरशिप के लिए हुआ, ऑक्सॉन में हुआ, इधर उधर मेरा हो गया था। तो जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने बस एक ही चीज़ उन्होंने कही, और वहीं बैग वहीं रह गए। उन्होंने कहा बेटा कभी इस चीज़ में घमंड में मत रहना। और उस वक्त तक मैं 1.25 करोड़ पीपल और ये वो और काफ़ी इधर उधर छोटे मोटे अखबारों में नाम आना शुरू हो गया था कि पीपल बाबा ने ये किया, पीपल बाबा ने हो गया। कभी इस चीज़ का घमंड मत करना कि तुमने वृक्षों को लगाया, तुम पीपल को लगाते हो जी। पीपल ने तुमको चुना है अपने काम के लिए, ये कभी मत भूलना। कौन है पृथ्वी पे, नाम बताओ जो पीपल लगाता हो। बस चारों खाने चित, क्या बोलता हूँ उसके सामने। वहीं पर रखे थैले, वहीं बैग रखा। मैं प्रभु अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अगर पीपल ने चुन लिया है अपने काम के लिए तो मैं यही काम करूँगा। अगर मुझे जंगल बुलाता है और जंगल कहता है मेरे देखो भाई और बाकी लोग काट रहे हैं, तू तो उगाने वाला है, तो ठीक है हम उसी में अपना लगते हैं। तो आपको राह मिल गया, आपको क्लैरिटी मिल गई, और वो क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। जो आपने यंगस्टर्स की आज बात करी कि नहीं है, आई थिंक दैट क्लैरिटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि हम अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे, हम देखा देखी में काम कर रहे हैं, है ना। तो कंपैरिजन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे इकोसिस्टम की पैदाइश हूँ, मेरी नानी, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, मेरा आश्रम, मेरा, जहाँ कोई भी कभी भी कंपटीशन नहीं हुआ, कभी कंपैरिजन नहीं हुआ। सब द होल फोकस वाज ऑन द इंडिविजुअल, द होल फोकस वाज ऑन तुम वो काम करो जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। खुशी बढ़ती जानी चाहिए, बस वही है। हाँ। सारा जीवन का सार वही है ना। आपकी ये जो आपने बताया कि उन्होंने झोला आपने रख दिया, उन्होंने कहा कि पीपल ने तुम्हें चुना, तो ये आपकी आखिरी स्मृति है ओशो के साथ या? हाँ, आई थिंक इट वाज 16th of July 1989 जी। ये है। और अगले साल ही 19 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो बहुत बीमार थे, दर्द में थे, तो 5-6 महीने से काफ़ी उनका वो चला, फिर उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बट वी वर वेरी लकी कि हम लोग उनके आसपास थे, और जितना उनसे उनकी प्रेजेंस में हम जितना पा सके, बहुत बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ समझा। जैसे आप अभी देखते हैं एक गॉडमैन कल्चर है, लोगों को भगवान बनाने और भगवान को बिगाड़ने में बड़ा आनंद आता है, और व्यक्ति विशेष को भगवान बनाने का बड़ा कल्चर है हिंदुस्तान में, खास करके बाबाओं को जी। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। ऐसी स्थिति में आज आप ओशो को कहाँ देखते हैं जब गॉडमैन क्रिएशन? हमने उनको कभी भी गॉडमैन किया था ना, हमने उनको एक टीचर की तरह देखा, जो एक बड़ी सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, सिंपल किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे इस तरह की वार्तालाप थी। वो बस ये था कि एक तरीके से वो एक जगह आके एक कुर्सी पे बैठते थे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रवचन वगैरह देते थे, और वो भी हमारे जो प्रश्न होते थे उन्हीं का। उन्होंने अश्वविक्र गीता पे इतना बोला, उन्होंने बुद्ध पे बोला, उन्होंने महावीर पे बोला, कबीर पे बोला, मीरा पे बोला, रायदास पे बोला। और उससे पहले मैं क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल लीनिंग्स का था, मेरी नानी उस तरह से थी, तो वो मेरे लिए किताबें खरीद के लाती थी, कभी कबीर के दोहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं देखता था कि कोई मेरा आंसर नहीं दे पाता था, मैं जो क्वेश्चन मेरे जहन में है वो मिल नहीं पाते थे। यहाँ आके मेरे सारे क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। यहाँ मैं जब उनको बस सुनता था तो बस सुनता था। इट वॉज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, इट वॉज लाइक अ म्यूज़िक। तो अब मैं वो समझा नहीं सकता, वो आपको वहाँ होना पड़ेगा उनके सामने जब वो बोलते थे, और ऐसा लगता था वो मेरे ही किसी सवाल का आंसर दे रहे हैं। तो वो चीज़ हमने देखी, उस चीज़ को हमने महसूस किया, और उन्होंने कभी हमें उस तरह से गुमराह नहीं किया कि ये मत करो, वो मत करो। कभी वो एक्सट्रीम उस पे नहीं जाते थे। वो एक बड़ी प्यारी बात, जैसे हमेशा मेरे को तो हमेशा बोलते थे, मेरा नाम पेट ने मुन्ना, तो वो कहते थे मुन्ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, घाट घाट का पानी पियो, हर गुरु के पास जाओ, हर आश्रम जाओ, हर मंदिर जाओ, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा जाओ। तो यहाँ एक व्यक्ति था जो आपको भेज रहा है, जाओ, एक्सपोजर। वो एक्सपोजर के ऊपर बहुत उनका होता था कि तुम जब इन सब चीज़ों को देखोगे तो फिर जो मर्म निकलेगा, वो जो समझ निकलेगा, उसका जो अर्क निकलेगा,
वो जो अर्थ आपको जीवन में मिलेगा वो खुद तुम्हारा अपनी रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपनी एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि किसी की थोपी हुई होनी चाहिए। किसी ने कहा तो तुम मानो, डोंट बिलीव व्हाट अदर पीपल से, है ना। जो तुम खुद अनुभव करते हो उसी को, यही हमने चीज़ सीखी और वही हम आज तक अपने जीवन में कर रहे हैं उस चीज़ को। नहीं, जैसे आप, हमारा जो देश है, जो हमारा समाज है, वो चमत्कार प्रिय है। हाँ। कि कोई पर्ची में लिख के दे दे रहा है, कि हवा में एक अलग पर्सपेक्टिव की एक बात कहूँ, जी। ये कब होता है? जब आपके पास समय होता है, जी। है ना। अगर आप 8-10 घंटे डेली काम कर रहे हों और आप अपने काम में मस्त हों, स्वस्थ हों और व्यस्त हों, आपके पास समय होगा इन सब चीज़ों के लिए? नहीं होगा। ये खालीपन से चीज़ें उभरती हैं। आप सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। ये सब ये क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, चाहे शेतकारी है, चाहे एक छोटा फार्मर भी है, वो बेचारा अपनी खेती 4 बीघे की खेती कितने घंटे कर लेगा? अब उसके पास वो नहीं। सो देयरफॉर एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड, ये इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, स्वीडन में, नॉर्वे में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, वहाँ गॉडमैन्स क्यों नहीं होते? वो कल्चरली वी आर वेरी डिफरेंट, मैं मानता हूँ, बट दे आर वेरी बिजी, दे आर वर्किंग, उनको काम करना है। सो अब ये भी हो सकता है, रिएक्शन आ सकता है, आप क्या करोगे, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं करता? काम करता है, लेकिन ये चीज़ सोचने वाली है कि आपके पास इतना समय है कि आप, मैंने देखा है, मेरे ही दोस्त जो हैं, वो अब तो नवंबर में शादियों का मौसम है, मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, एक महीने में उन्होंने 12 जगह अपनी कुंडलियाँ दिखाई हैं। तो इतना समय है ना आपके पास, इतना समय है ना। जब समय है, आपकी जेब भरी हुई है, तो जाओ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, जीडीपी को बढ़ाइए, आप जाइए अपना कीजिए जो भी कर। तो मैं उसको किसी को मना नहीं करता, लेकिन समझने की बात है। मैं फिर जो सीरियस बात है, इसका मतलब हम उतना अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इतने वेले हैं, हम इतने वो हैं कि हमें टाइम पास के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो मैं सर, जैसे मैं एक जेंजी हूँ, मैं ओशो को नहीं जानता हूँ, और मैंने रील में देखा उनको स्क्रॉल करते हुए, और उनकी कोई रील दिख गई आजकल बीच में खूब वायरल हुई कि खुशी बढ़ती रहनी चाहिए जीवन के साथ, और वो बच्चा डांस कर रहा है। तो मैं ओशो को क्यों जानूँ, क्यों ओशो को पढ़ूँ मैं, क्या वजह है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि यही एक व्यक्तित्व हैं, यही एक टीचर मैं कहूँगा, यही एक मैसेंजर थे जिन्होंने बुद्ध पे भी बोला, महावीर पे भी बोला, जीसस पे बोला, नानक पे भी बोला, कबीर पे भी बोला, रैदास पे भी बोला, मीरा पे भी बोला। तो इनका एक पर्सपेक्टिव अलग है। इन्होंने फिलॉसफी पे बोला, इन्होंने साइकोलॉजी पे बोला, इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे बोला, हार्मोन्स पे बोला, इन्होंने आपकी पूरी जो व्यवस्था है पूरे शरीर की, इंक्लूडिंग सेक्स, उसके ऊपर बोला। और सेक्स में इसलिए कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज जैसे बहुत लोगों मुझसे पूछते हैं कि अरे अच्छा, आप स्वामी प्रेम परिवर्तन, अच्छा आप ओशो से कनेक्टेड हैं, ओ तो वहाँ पर सेक्स में वहाँ क्या होता था, नंगे नाच होते थे आश्रम में, और ये मैं कहा भाई 4 साल हम भी रहे हैं वहाँ पर, हैं, तो हम भी एक अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली से गए थे, मैं भी एक जैन परिवार का एक बहुत वो है, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, वो कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे तंत्रा कोर्सेज होते थे वहाँ पर, देन यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू आर डीलिंग विथ सप्रेशन, यू आर डीलिंग, तो वो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे। जैसे थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी होती है, जैसे, तो वो भी एक तरीके की तांत्रिक एक जो प्रैक्टिसेस अंदर होती थी आश्रम में, वो एक तरीके की थेरेपी थी। अब उस चीज़ के ऊपर मैं विस्तार से बात करने का तो मेरे पास समय नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी कुछ हो रहा था वो बहुत व्यवस्थित तरीके हो रहा था और उनकी छत्रछाया में हो रहा था। और ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं उनको तो पता ही नहीं था, उनके अनुयायी कुछ भी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनको सब पता होता था, उनको बिल्कुल मालूम होता था, बिकॉज इतना तो हमें भी दिखता था, है ना। लेकिन वो अगर कुछ करवाते थे, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे को अब वो कैसे डील करेंगे, जैसे एडिक्शन है, किसी को शराब पीने की बहुत आदत है, जैसे या कभी कभी शराब पीता है लेकिन उसे रहा नहीं जाता, तो कहते हैं अच्छा दो इसको,
2-3 महीने तो वो कहते मैं तो यहाँ ध्यान करने कह रहे ध्यान व्यान क्या करोगे, पियो, ठीक है। तो उनका क्या मतलब था, वो फिर 1-2 हफ्ते बाद ही आके कहता था मुझे नहीं, मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पे, है ना। तो वो कहते थे पहले, एक उनका बड़ा फेमस वाक्य हुआ करता था, भोगी ही योगी हो सकता है। जब तुमने पैसे को भोगा ही नहीं तो तुम पैसे को छोड़ने की कैसे बात कर सकते हो। जब तुमने शराब को भोगा ही नहीं तुम छोड़ने की बात क्या कर सकते हो। तुमने सेक्स को भी भोगा ही नहीं तो तुम कहाँ से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो। तो उनकी फिलॉसफी, उनका तरीका, एक देखो मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग टीचर्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं पढ़ाने के। वो कभी कोई किसी तरह फॉर्मूले से समझाता है, किसी फॉर्मूले से। सो इनके अपने तरीके थे समझाने। सर आपने बहुत ज़्यादा मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आप 4 साल आश्रम में रहे, अमेरिका के ओशो के आश्रम के अंदर क्या होता था, कौन लोग आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उनके भक्त रहे एक वक्त में, आप वहाँ रहे, आपने वहाँ आपने क्या देखा? मैं यूएस में नहीं, मैं इंडिया में ही था, मैं पुणे में था। अच्छा, आप पुणे में थे? मैं पुणे में था। आपने वहाँ क्या देखा पुणे के आश्रम में? ध्यान देखा, थेरेपीज देखी, ये और फिल्म स्टार्स खुश जो लोग, हाँ, विनोद बहुत सारे, खन्ना, हाँ विनोद खन्ना जी थे, प्रवीण बाबी, महेश भट्ट जी थे, देवानंद की फैमिली से लोग थे, और भी कई लोग थे। म्यूजिशियंस तो आए, गुलाम अली साहब आते रहते थे, अपना जगजीत चित्रा सिंह जी बहुत आते थे, फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी आया करते थे। लेकिन वो तो उनको तो लगता था कि इट्स एन ऑनर टू गो टू द आश्रम एंड यू नो आप अपना म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो करते हैं वहाँ, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी प्यारी ऑडियंस हुआ करती थी। सो उस समय में पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में वही एक ऐसी ऑडियंस थी जो हर चीज़ को अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि ओशो का मानना था कि क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए वो पेंटिंग पे, म्यूज़िक पे, सिंगिंग पे और डांस पे, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था। और ये बात होती कई बार कई जगहों चर्चा में सुनते, सेक्स पे ओशो बहुत बात करते थे, तो लोग कहते थे कि उनके आश्रम में ऐसा होता था, वैसा होता था। फिर आपने ऐसा कहा होता था, वैसा होता था, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो सेक्स पे बात करते थे एंड थैंक गॉड कि वो बात करते थे, क्योंकि उसके बाद देखो। और ये जो आपने बताया तंत्र और ये वो साधना, ये क्या थी? I'll tell you what, he didn't care कि पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सोशली अप्रोप्रिएट होना है, पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट। आज जितने भी हैं, ये जितने साधु संत बैठे हैं, सब ओशो की ही किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, ठीक है। खाद पानी यही है, ओशो की किताबें ही, ओशो की ही रील्स, ओशो की ही चीज़ें सुन सुन के उनको सिमेंटिक्स, उसका ग्रामर, उसके फ्रेजेस बदल बदल के वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन वो उतनी उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, वो कोई भी किसी तरह का पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनके एम्पायर्स चल रहे हैं, उनका वो चल रहा है। एंड ओशो की एक बड़ी प्यारी बात हमने देखी, ही केयर अ डैम अबाउट इट। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि वो तहस नहस हो रहा है, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, उनके फाउंडेशंस बंद हो रहे हैं, पुलिस आ रही है या इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है। उनको जो बात कहनी है उनको कहनी है, कहनी है और कहनी है। वो खुद कहते थे, कहते मैं तो लांगड़ धोती में यहाँ पर आया था, लांगड़ धोती में मैं जाऊँगा, मैं ना कुछ लेकर आया हूँ ना कुछ लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी बोलना दो, मुझे बोलने दो। क्योंकि बहुत लोग होते थे, उनकी जो मीडिया टीम होती थी, उनको भाई थोड़ा सा कम बोलिए, इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मतलब घबराहट होती थी, है ना। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को, हमने देखी हैं वो चीज़ें। लेकिन उनका ये था कि मुझे एक बार एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि जो तुम परंपराओं में घिरे हुए हो और जिस चीज़ को तुम सही समझ रहे हो, कोई तो हो जो इस चीज़ को बोले। तो वो तो एक तो मिशन मोड में थे, उनको था कि मैं एक बार बोल जाऊँ और तुम्हें मेरे को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल ये बोला जाता था, प्लीज़ डू नॉट डिफेंड मी। जैसे अभी आपने ही पूछा कि वहाँ ऐसे होता था, अब मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था, नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाते थे, कहते क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं होता, बल्कि अच्छा है तुम बोलो, हाँ पता नहीं होता होगा शायद, तुम भी आके देख लो। अरे वो तुम आओगे, उसको लाओगे, तभी तो मैं अपनी कबीर की बात रखूँगा, तभी तो मैं अपने कृष्ण के वचन उससे बोलूँगा। तो जाओ गली मोहल्ले से लोगों को लेकर आओ, मेरे सामने रखो, मैं उनसे बात करूँगा।
हो सकता है उन 100 लोगों में से एक कोई बुद्ध निकल आए। तो उनका तरीका अलग था। वो कहते थे कंट्रोवर्सी, अब जैसे हम लोग मीडिया टीम जो सीनियर्स थे, मैं तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो उनको समझाते थे कि नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कहते एग्जैक्टली दैट इज़ द होल पॉइंट, आने दो कंट्रोवर्सी और होते। वो रोज़ सुबह न्यूज़पेपर के वो हेडलाइन पढ़ते, अरे वाह देखो इन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा, मज़ा आ गया है। ये लोग इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, ओशो सेक्स गुरु हैं, ये ऐसे हैं, ये गंदे हैं, ये हमारे संस्कार ख़राब कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं, हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया। अब देखना और लोग आएंगे। वो और लोग आते थे। एवरी पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। पर वो जोत जलाने की बात करते थे। कहते मेरे पास इतना वेर विदौल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे कि मैं लोगों को उठा के घर से लाऊं। यही चीज़ें। अब जैसे एक बड़ी फ़नी बात होती थी, जैसे रोल्स रॉयस की कहानी है। सो हमने तो वो साक्षात देखा उस चीज़ के ऊपर कि जब रोल्स रॉय का खोखा आया, वहाँ पे खोखा था, उसके अंदर इंजन भी नहीं था, है ना। तो लोग पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आया कि ये देखो, ये साधु संत देखो, रोल्स रॉयस में वो है। वो यूएस में वो गाड़ियों में इंजन थे, वो फिर भी रोल्स रॉय ओरिजिनल थी, ये तो ऐसे ही कबाड़ में खरीदी हुई जैसे रोल्स रॉय। तो उसको वो लोग आके वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने आते थे, और लोग रोल्स रॉय को देखने आते थे। वो कहते देखो, वो मेरे को नहीं देखने आए, वो रोल्स रॉयस को देखने आए हैं। वो कहते देखो, अभी मैं रोलेक्स की वॉच पहनूंगा ना, तो मैं जब ऐसे बात करूँगा तो लोग रोलेक्स को देखने आएंगे। मेरे जो यहाँ पर डायमंड्स लगवाओ, लोग डायमंड देखने आएंगे। पर बात जो पते की है वो ये है सर, कि शाम को ये पता चलता था, वो उनकी स्ट्रेटजी होती थी कि आओ तो सही, तुम एक बार आओ तो सही मेरी हवेली पे, तुम आओ तो सही, मेरे सामने बैठो तो सही, एक बार बैठो तो सही, फिर मैं तुमको बताऊंगा कबीर ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, गीता में क्या कहा, या बुद्ध ने क्या कहा। और वहीं पर कई लोगों की विक्टिम डाउन हो जाती थी। तो और आश्रम, दैट वाज हिज वे। और आश्रम के नियम क्या होते थे? ही वाज अ वेरी नॉटी मैन, ही वाज अ वेरी नॉटी और मैन। उनके आश्रम में उनके नियम क्या होते थे? कोई नियम नहीं था। हाँ, मांस मच्छी ये वो सब कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ये कहते, अगर सपोज़ मेरा मन नहीं है ध्यान करने का, हमारे 5 ध्यान होते थे। सुबह का ध्यान होता था, 9 बजे का होता था, 11 बजे का होता था, फिर शाम को 4 बजे कुंडलिनी होती थी, फिर शाम को वाइट रोट होता था। लेकिन उसमें बड़ा उनका बहुत क्लैरिटी थी, बिल्कुल उनका था जिसको जो करना है वो करे, है ना। इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेसफुल थिंग। और ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। आपको पद्धति है, इट विल हेल्प यू, द मेडिटेशन टेक्निक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू गो विद इन। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना कि सालों साल आप एक ही पॉस्चर में एक ही टेक्निक को एक ही वो कर रहे हो। भाई 2-4 हफ्ते आपने कर लिया, 2-4 महीने कर लिया, वो कहते भैया आप घर जाओ, अपने परिवार को देखो। और ये जो लोगों में, मैं आपको यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये जो बार लोग कहा करते थे कि वो मैरिज के अगेंस्ट हैं, सर मैंने नहीं कभी उनको देखा मैरिज के अगेंस्ट बोलते हुए। वो सिर्फ ये कहते थे कि वो प्रेम के उस फेवर में थे। तो वो ये कहते थे अगर तुमको शादी भी करनी है तो प्लीज़ प्रेम पूर्वक करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी समाज में 2 व्यक्तियों ने, 2 एल्डर्स ने उठा के, जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, जो तुम कंपैटिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी किसी के साथ है नहीं, उसको आप जोड़ा बना देते। तो वो उस चीज़ के ऊपर बोलते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैरिज, बल्कि मैरिज को तो वो बहुत सीक्रेट और बहुत ही इट वाज अ, मतलब मैंने तो उनके मुंह से हमेशा ये सुना कि इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप लोग की ड्यूटीज़ लगती थी क्या? हाँ, ड्यूटीज़ होती थी। क्या ड्यूटीज़ होती थी? भाई आपका टॉयलेट में भी सफाई की हो सकती है, बेड्स बनाने की हो सकती है, लॉन्ड्री में हो सकती है, फिर सेंट्रल किचन में। तो ये जो बड़े स्टार्स आते थे ये भी ये करते थे? विनोद खन्ना साहब जो थे वो गार्डनिंग में भी करते थे, जो पीकॉक्स की जो बीट होती है उसको कलेक्ट करने में, उनका टॉयलेट्स में भी उनका वो लगता था। सब लोग सब। महेश भट्ट जी भी कर लेते तो थोड़ा तुनक मिजाज थे। हाँ, वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे। हाँ। तो चले गए थे वो। तो वो ये कहते थे कि देखो जब तुम यहाँ व्यक्ति आते हैं ना, इसीलिए तो ये जो हमें नाम दिए जाते थे स्वामी, जैसे मेरे को दिया गया स्वामी प्रेम परिवर्तन। तो उन्होंने क्या कि स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी का मतलब है जो स्वयं को जानता है। स्वयं मतलब स्वयं का मास्टर। आई एम माई ओन मास्टर, मेरे ऊपर कोई अब हुकूमत नहीं चलाएगा। सो वो बस ये एहसास देना आपको चाहते थे दैट
टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ जीना चाहते हैं, उसको आप बेखूबी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए। किसी के ऊपर ये मत कहें इसके कारण मुझे दुख है या उसके कारण मेरे को दुख है, नहीं, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, सच सच बताइएगा, ओशो के आश्रम में सेक्स की पाठशाला लगती थी या नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी जी, बिल्कुल लगती थी। कौन कहता कि नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी। पर पाठशाला कैसे? सी, अब आप एक थेरेपी को क्यों, आज आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप सेक्स थेरेपी के ऊपर बात होती है, तो वहाँ तो आप जाके 5,000 रुपया काउंसलिंग का और 10,000 रुपया आप डॉक्टर को दिखाने का देते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा टीचर है जो एक आपको एक गाइड कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपने जो देखिए, बेसिकली ही वाज टॉकिंग अगेंस्ट सप्रेशन, है ना। तो ये कहना कि वहाँ पाठशाला लगती थी, पाठशाला कुछ नहीं लगती थी। दे वर पीपल हु हैड कम, और इंडियंस नहीं थे उसमें पार्टिसिपेट, लेट मी, जो यूरोपियंस आते थे, है ना। सो उनका एक तरीका था जीने का। सो एक वहाँ पर एक प्रोविज़न था कि ठीक है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू दिस कोर्स। उसको तंत्रा कोर्सेज बोलते थे। और अगर आप गूगल पे सर्च कीजिए उनके तंत्रा कोर्सेज में आपको यही सिखाया जाता था कि किसी हाउ फिजिकली यू कैन बी कंपैटिबल विद ईच अदर, हाउ फिजिकली यू कैन बी गुड। मेरे ख्याल से तंत्र सेक्स करके बताते हैं, जो अभी भी सिखाया जाता है मेरे ख्याल से हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जब आप जाते हैं तो। मुझे ये क्या वो मतलब सिमिलर या अलग चीज़ हो सकती है? नहीं, वो जो चीज़ वहाँ पर था, वो जो सीक्रेटनेस के साथ, वो जो सीरियसनेस के साथ, जिस इंटेंशन के साथ सिखाई जाती थी, वो चीज़ अब थोड़ी ना यहाँ पर। यहाँ तो वो इसलिए है कि चलो कमर्शियल हो गया, फीस है, 1-1 लाख का कोर्स है, 50-50 हज़ार का कोर्स है। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। दे मे बी राइट, दे मे बी रॉन्ग, आई हैव नथिंग टू से। मैं तो जो चीज़ हमने अनुभव की, जो हमने देखी, जो हम जिस चीज़ के साथ जिए हैं, हम तो उसी के ऊपर कमेंट करेंगे ना। सो आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन, आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन। एंड एक सप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा आप समाज से जब उठकर आते हैं और आपको एक खुलापन वहाँ पर मिलता है, एंड वो जैसे कहते थे कि यू हैव नॉट इवन डिस्कवर्ड अ वुमन्स बॉडी, अ वुमन डजंट नो व्हाट अ मैन्स बॉडी इज़ लाइक, यू डोंट इवन नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन, you don't know how a man reacts when a woman touches him, you don't know, a woman doesn't know when। और दो ऐसे स्ट्रेंजर्स सीधे के सीधे उनकी शादी होती है, उनको वो सुहागरात में जाते हैं और सीधा जाके हनीमून करते हैं। सो इट वाज बेसिकली एक जैसे ओरिएंटेशन होती है, मैन वुमन कंपैटिबिलिटी, मैन वुमन रिलेशन। अब उसके बारे में तो लोग फिर जो भी कहानियाँ, मुझे आई कैन से वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने वहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं देखी। इट वॉज सो हेल्दी, इट वॉज मेडिकली, या आप जो भी समझें, आई थिंक इट वॉज द हेल्दीएस्ट थिंग दैट कुड हैपन। एंड आई रियली विश कि उस तरह की चीज़ें आज भी हों। मैं मानता हूँ, जैसे अभी मैम ने कहा ऋषिकेश में, हरिद्वार में ये सब कुछ, मैं तो प्रे करता हूँ भगवान करे ऐसे 10,000 ऐसे कोर्सेज हों लोगों के, जहाँ पर ह्यूमन इमोशनल कंपैटिबिलिटी और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी के बारे में एक आदमी जो है औरत के बारे में समझे, औरत एक आदमी के बारे में समझे। व्हाट्स द हार्म इन दैट? बट इफ़ इट इज़ डन इन अ वेरी सीक्रेट वे, इन अ वेरी हेल्दी वे, इन अ वेरी इट डिपेंड करता है कैसे। अगर और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो आपके मन में हैं। अगर आपके मन में ही चोर है तो फिर तो कोई भी आप चीज़ करेंगे उसमें। वापस थोड़ा सा पेड़ों पे लौटते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब ग्रो कर रही है, एआई आ गया है और चीज़ें आ गई हैं जो पेड़ों के बारे में जानकारी देती। कुछ ऑनलाइन हमने ऐसे प्लांट्स के पॉट देखे जो प्लांट के बारे में बताते हैं कि वो बीमार है, उसको पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए। एआई से और जैसे हम खेतों में भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि इंसान को हाथ नहीं लगाना, वो अपने आप ही सारा उनकी प्लांटेशन हो रही है, खेती हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से कितना मतलब एग्रीकल्चर बदला है और ये प्लांटेशन बदली है? 400 करोड़ साल की जो इंटेलिजेंस है उसको आप साइड पे रख के आप अपना जुमा जो 4 महीने पहले आपने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, आप उसको प्लांट की लाइफ में कर रहे हैं। आप उसकी जेनेटिक्स बदल रहे हैं, आप उसका डीएनए बदल रहे हैं, आप उसके पानी की व्यवस्था, उसका जो नेचुरल जो एक अडेप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की तरफ, आप
उसके ऊपर भी एक पॉली हाउस में आप पौधे को रख देते हैं, ना वहाँ बटरफ्लाई आ पाती है, ना वहाँ कोई पॉलिनेटर आ पाता है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि आपने तो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक वो मशीनें लगा रखी हैं। इंसान कर क्या रहा है? आप बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। जो ईश्वरीय व्यवस्था है, बड़ी एक सिंपल सी बात कहूँ, जो ईश्वरीय व्यवस्था है उसमें कभी भी आप विघ्न मत डालिए। आप कीजिए, आप अपना कीजिए, आप अपना फर्नीचर बनाइए, चेयर बनाइए, कंप्यूटर चलाइए, लैपटॉप चलाइए, कुछ अरे पेड़ पौधे जो जीवंत आत्मा हैं, जिनके कारण हम हैं, ये जैसे बचपन में हमने एक चीज़ सीखी, पेड़ पौधों की सरकार है। ये पृथ्वी क्या है? पेड़ पौधों की सरकार है। अब इस सरकार में जाके आप अपने छोटे मोटे जो खेल खेलते हो, इलेक्शन विलेक्शन करते रहो, ये टाइम पास है आपका। आपको 70-75 साल के लिए कुछ तो काम करना होगा, तो खेल खेल दो, इलेक्शन खेलते हो, ये है बिजनेस, दुकान खेलते हो, फैक्ट्री खेलते हो, करना है करो, आप वो जो भी करें। अरे भाई, जो चीज़ आपको जीवन दे रही है, जो आपको ऑक्सीजन दे रही है, जो आपको शेल्टर दे रही है, जो आपको मेडिसिन दे रही है, जो आपको फूड दे रही है, आप उसमें भी अपना जस्ट बिकॉज आपने एआई एक कुछ आपने खुरापात एक खिलौना बना लिया है, अब उसकी भी मोनेटाइजेशन करने के लिए आप उसको भी प्लांट लाइफ में गुजारें। अब उसका जो इम्पैक्ट होगा वो तो आने वाले वक्त में होगा। ठीक है। अब जैसे मेरे ही एक मित्र हैं, सियाटल में हैं, यूएसए में हैं, और वो बहुत ही उम्दा वो मुझे समझा रहे थे एआई टेक्नोलॉजी से हम पूरा एग्रीकल्चर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो सब्जियों का स्वाद आप फिर किचन में जब बनाते होंगे कैसा होता होगा? कहते नहीं, वो सब्जी हम अपने घर में नहीं लेकर आते। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं खा रहे वो सब्जी? कहते नहीं, उसमें स्वाद नहीं होता। यही बात है ना। आप रंग रूप, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सेब का कलर बहुत अच्छा है, उस पर वैक्स कोटिंग है, उसके देखो इतनी थिकनेस है, वो है। अरे ये भी तो देखो, जब वो खाओगे तो वो आपका शरीर बनेगा। आप केला खाते हो, सेब खाते हो, खिचड़ी खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, वो आपका शरीर बनता है, आप बन जाते हैं उससे। आप उसमें भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप उसमें, तो आपका भी तो डीएनए बदलेगा। फिर ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, मेरा बस ये है, ईश्वरीय व्यवस्था में, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम ना इंटरफेयर करें तो बेहतर होगा हमारे लिए। कॉस्मिक इंटेलिजेंस में इंटरफेयर मत कीजिए। सर, बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपने दे दिए जो मैंने सोचा था कि ये पूछूंगा। तो एक छोटी सी बात है कि गमले जो हम लेते हैं, कोई बोलता है कि प्लास्टिक के आने लग गए हैं, है ना, पीवीसी भी आ जाता है, सीमेंट के भी आते हैं, मिट्टी के। सबसे सही कौन सा गमला हमको लेना चाहिए? गमला सबसे अच्छा मिट्टी का गमला होता है। ठीक है। सीमेंट और सेरेमिक तो बिल्कुल भी मत लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो देखिए, मिट्टी के गमले अगर आप इधर उधर, आपको झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, आपके घर में मेड आती है, बाई आती है, वो भी इधर उधर करती है, तो उसमें वो टूट भी सकता है। तो प्लास्टिक के गमले प्रैक्टिकल होते हैं। लोग कहते हैं नहीं ये प्लास्टिक का, ये हर चीज़ में ना एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी देखिए। सीमेंट का गमला हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, सीमेंट गर्म हो जाता है। सेरेमिक का क्यों नहीं कहते? वो गर्म हो जाता है। अगर आपने कहीं उसको धूप में, तो जड़ें तो सड़ जाएंगी अंदर उसको तो नेचुरल टेम्परेचर चाहिए, है ना, तो वो नहीं होता। इसीलिए मिट्टी का गमला अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन अच्छी होती है, वो पोरस होता है, उसमें हवा भी, वेंटिलेशन भी ठीक रहती है, पानी का जो है वो भी इवेपोरेशन, जो ट्रांसपिरेशन है वो होती रहती है। और प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक यूज़ करो। मैं प्लास्टिक यूज़ करता हूँ, प्लास्टिक के गमले यूज़ करता हूँ। हाँ, प्लास्टिक जहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए, वो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो है ना, वो हार्मफुल है, वो मत कीजिए। जो मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक है, इंडस्ट्री कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है, आपका लैपटॉप के, आपकी टेक्नोलॉजी के, आपका माइक, एवरीथिंग यू नीड प्लास्टिक। सो वो जो एंटी प्लास्टिक एक पूरा कैंपेन चलता है, मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक है, जो हार्मफुल है सॉइल के लिए, एयर, वाटर, टॉक्सिक जो है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज़ और कि जो हम घर के अंदर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसके अंदर भी हमको काफ़ी सारी फैंसी गमले मिलते हैं, छोटे अलग साइज़ के, बड़े साइज़ के, है ना। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि मनी प्लांट जैसा जो फैलने वाला पौधा है, या फिर स्नेक है जो छोटा पौधा ज़्यादा लंबा होता है लेकिन फैलता कम है, उसको कैसे डिसाइड करें कि इसके लिए इस साइज़ तक का गमला ठीक है, इसके लिए इस साइज़ तक का गमला, जो हम अलमारी पे या फिर टेबल पे रख लेते हैं, वो साइज़ कैसे डिसाइड किया? जब भी आप दुकान से कुछ भी सामान लेके आएँ, चाहे इलायची लेकर आएँ, चाहे धनिया लेकर आएँ, चाहे आप मसाले लेकर आइए, दालें लेके आइए, आप घर में लाके उसका पैकेट निकाल के उसको बड़े कंटेनर में डालते हो ना,
सेम चीज़ नर्सरी के प्लांट्स में, वो तो छोटा छोटा देगा क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है भाई, उसको भी तो अपना कमर्शियल वो एंगल देखना है ना। तो वो आपको एक सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उसने दिया वैसे ही उठा के आप रख लेंगे। उसकी मिट्टी बदलिए, उसके कंटेनर को बड़ा कीजिए, है ना, और उसको हमेशा कोई भी पौधा हो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उसको नेचुरल धूप, नेचुरल हवा, वो भी बेचारा जीवंत आत्मा है, उसको आप कीजिए, है ना। सिर्फ ये ट्यूबलाइट की और भाई एसी में से भी हीट निकलती है, और एयर कंडीशनिंग जो आपका सिस्टम होता है 25 डिग्री 26 23 डिग्री, वो ठंडक में वो इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट। उसको हो सकता है उस समय 30-32 डिग्री के टेम्परेचर चाहिए हो, 35 का चाहिए हो, तो दैट इज़ वाई नेचुरल थोड़ी ओपन हवा में भी उसको रखिए, तो यही चीज़ है। हाँ, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है अभी भी, जो मैं प्लांटिंग नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरी चाहत नहीं है, इंटेंशन नहीं है, बट शायद वो कहा गया कि बरकत नहीं है मेरे हाथ में। मैं कोशिश करूँगी। लेकिन जाते जाते कुछ सोशल मीडिया पर हमारे दोस्तों ने सवाल पूछा था, एक, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, बट एक जो सवाल है जो मुझे 3-4 ऑडियंस से सिमिलर मिला कि हम औद्योगिकीकरण भी कैसे कर सकते हैं और साथ में पर्यावरण या पेड़ों को भी सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, एक मिडिल ग्राउंड कैसे निकाल सकते हैं। मिडिल ग्राउंड की बात ही नहीं है। आप पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, आप पूरी डेवलपमेंट कीजिए, आपको जो हाईवे बनाना बनाइए, आपको जो फ्लाईवे बनाना बनाइए, एयरपोर्ट्स बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, लेकिन उनको हरियाली से, है ना, पैक्ट रखिए। तो दैट इज़ ओनली वे। आप देखिए ना सिंगापुर कैसे कर रहा है। सिंगापुर इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जोहान्सबर्ग ने कैसे किया, एम्स्टरडैम ने कैसे किया, आप चाइना देखिए वो कैसे कर रहा है ना। तो लेट अस टेक गुड एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर कि वो भी औद्योगिकरण कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी अपना हाईवे बना रहे हैं, लेकिन उनका हाईवे अभी बनता है और 6 महीने बाद आप जाओ तो पूरी हरियाली होती है। और हमारे हाईवेज पे क्या है, हमारे हाईवेज पे सो ग्रीनिंग को साथ साथ में आप कीजिए, हरा भरा रखिए। यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही आपके टेम्परेचर कंट्रोलर्स हैं, प्लांट्स ही आपका मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स ही आपकी जो हवा को शुद्ध रखते हैं, सब कुछ तो प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स को दूर मत कीजिए, प्लांट्स की भी पॉपुलेशन अपने पास, मतलब डेवलपमेंट करें साथ में हरियाली भी लेते चलें। सब करो। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं। मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी हक। मैं कहता हूँ सब बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन वहाँ पार्क्स भी बनाओ। अगर फैक्ट्री बनाते हो तो कुछ 10% एरिया रख लो, उसके अंदर ग्रीन स्पेसिंग कर लो। आपको यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसके अंदर 20% एरिया रखो, जहाँ पर बच्चे जाके पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ भी सकें। सब कुछ साथ साथ चल सकता है। पेड़ पौधे हमसे दूर नहीं हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन का पार्ट हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए ही बनाए, पेड़ पौधे हमारा पूरा जीवन चलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ। एंड एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि ठीक है, वो एक विजुअली हमें होता है कि फ्लावर्स हों, इस रंग के हों, उस रंग के हों, लेकिन मैं लोगों को थोड़ा सा पुश करता हूँ उससे, ग्रो योर ओन फूड, है ना। हाँ, मैं यही पूछने जा रही थी आपसे। आप सब्जियां लगाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि आपने थोड़ा टमाटर लगाया, थोड़ा मटर लगाया, थोड़ा चना लगा लो, बीन्स का है, अभी विंटर वेजिटेबल्स आने वाले हैं, आप सारे वेजिटेबल्स लगाइए। धनिया बहुत महंगी हो गई, कैसे उगा सकते हो? हाँ, तो आप लगाइए, वो उसी सेम पद्धति है, वही आपका पॉट है, वही मिट्टी है, आपका सिर्फ बीज बदलता है। आपने फूल का बीज ना लगा के आपने वो लगाया, है ना। तो कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपके सेहत को भी अच्छा हो, आपकी भी न्यूट्रिशन हो, आपके किचन का बजट भी कम हो, और पूरे इससे बड़ी मैं समझता हूँ पेट्रियोटिज्म नहीं है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं है कि आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं। ये दिस इज़ समथिंग विच द एंटायर कंट्री शुड बी डूइंग। और स्पेशली इंडिया की जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह से हमारी मार्केट्स हैं, जिस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग सब्जियां उगती हैं, अगर हम अपनी छत पे बागबानी करते हैं, छत पे अपना खाना उगाते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ द हेल्दीएस्ट थिंग वी कैन डू। पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बहुत सारे सवाल फार्मिंग से लेकर के, प्लांटिंग से लेकर के, एस्ट्रोलॉजी से लेकर के, और हम अपने आने वाले फ्यूचर को कितना बेहतर, साफ, सुरक्षित रख सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हमने जाने। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो छूट गए हैं, जो आप सर का सोशल मीडिया पेज भी है, सेव अस ट्री गिव अस ट्रीज,
हाँ, गिव मी ट्रीज गिव मी ट्रीज ट्रस्ट कर। और पीपल बाबा के नाम से, पीपल बाबा। तो आप इनके हैंडल पर जाकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, इनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। और आप जुड़ना चाहते हैं या खुद से पेड़ पौधे डोनेट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मैं उगा करके लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, वो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन लेती है और लोगों में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पौधों को। बहरहाल इस बैठकी में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत काम का लगा होगा। आप आने वाले समय में पौधे लगाएंगे और अगर पौधा कोई मर जाता है तो उससे हताश नहीं होंगे जैसे मैं हो गई हूँ। मैं फिर से जाके लगाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको कैसी लगी जानकारी में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।